भाई सलमान भाई के सेट की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि वहाँ पे हर आर्टिस्ट को ना उतना ही ट्रीटमेंट मिलता है, वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं वो जैसा सलमान भाई को खुद मिलता है। भाई हम इंटरव्यू देके घर चले गए और गालियाँ पड़ रही हैं। किसी ने मुझे वीडियो बोली, उसका टाइटल कि पूरा पंजाब मनाएगा काली दिवाली, जस्सी बबल करेंगे पार्टी। ओहो डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कारे। ओहो डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्चुअली हमारे गेस्ट नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं उनसे हम पहले यहाँ मिलते हैं, फिर हम उनके साथ कभी पार्टी कर ली तो कर ली, रिश्ता बना तो बना। पर पाजी ऐसे इकलौते हमारे गेस्ट हैं जिनके साथ हम पहले मिल लिए, पहले हमने पार्टी भी कर ली और बहुत इंतज़ार भी करा। और ये एपिसोड एक्चुअली हमारा पाजी के नए घर पे होने वाला था, बट फिलहाल हमने कहा पाजी आपकी नई ईपी आई है, उसके लिए हमें आपसे बातें करनी है बहुत सारी, क्योंकि हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। तो हम स्वागत करते हैं जस्सी गिल भाई का। स्वागत है पाजी आपका। बहुत लॉन्ग ड्यू थी ये चीज, अब फाइनली हो रही है। आपकी वाइब बहुत अलग है वैसे, पता है फिर से मिल के ऐसा लग रहा है यार पता नहीं कब से पुराने दोस्त हैं, कितने साल हो चुके हैं। और ये हम ना भाई हर किसी से नहीं कहते, सच में पॉजिटिव वाइब है आपकी। जब हम पहली बार मिले थे ना आपसे चंडीगढ़ में, भाई मतलब ऐसा हो गया था कि कोई बड़ा भाई मिला है जिससे हम काफी चीजें सीख सकते हैं। और नहीं, उस दिन तो हमने बड़े मजे किए। हाँ और ऐसा लगता है आपका एक अलग अनोखा स्टाइल है। आप क्या करते हो, जैसे बात करते हो ना आप एकदम आंखों में देखते हो, और जब पहली बार आपसे मिले तो आप आंखों में देख रहे हो। मैंने कहा भाई यार ये अजीब सा लग रहा है, हमको आदत नहीं है इतनी इज्जत की। नहीं, इज्जत की बात नहीं, मुझे लगता है कि अगर जो बात आंखों से कर सकते हो आप, मतलब आपको पता चलता है जब आप किसी से बात करते हो, आंखों में देख के बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि बंदा सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, या मैं सिर्फ ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। तो वो चीज नहीं, और वो भी था पाजी कि जैसे हमने इतना गाना सुना आपका बापू जमींदार और इतने टाइम सुनते आ रहे हैं, तो ये था कि भाई जस्सी पाजी से मिल रहे हैं। तो ये था हमारे अंदर था, वो स्पेशल फीलिंग थी एक। पर आपने एकदम डाउन टू अर्थ और एकदम जो हमें लगा कि भाई एकदम बढ़िया है। नहीं, थैंक यू। वो वाली मैंने उससे पहले आपके वीडियोस देखी हुई थे, आपके वीडियोस अच्छे वायरल होते हैं भाई। आपका तो एक वो बड़ा वायरल हो चुका है, पैसे कमाने वाला, क्या है कॉन्वलेक्सा। और मैंने सोचा एक दिन, मैं कहा मैं करके लो देखूं, फिर मैंने सोचा यार छोड़, इतने पैसे संभालूंगा वहां पे। पाजी करे मैंने करा, लेकिन साले चले गए पैसे। नहीं बट गुड, अच्छी। पर कुछ लोगों को आए भी है, मतलब कुछ लोगों का फायदा भी है उससे। मैंने वो किसी और, क्योंकि रील्स पे आता रहता है ना, वो सेम वीडियो की और एक लेडी भी बोल रही है सेम, कि अगर आप ये बोलते हो तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है, पैसे। मैं कहा यार फिर तो काम करने की जरूरत नहीं है। कॉन्वलेक्सा। उसने बोला कौन वो नहीं है, कॉन्वलेक्सा है। वो साइलेंट है, कुछ ऐसा बोला। मतलब वही होता है पाजी, जो लोग कर रहे हैं, अगर पैसा आ गया तो कहते हैं इसकी वजह से आया। फिर वो मानने ना मानने वाली बातें थोड़ी वैसी सी हैं, सबका अपना अपना ही है। सही है, बट पैसा तो भाई आपको पता है कैसे आना है। वो तो काम से आना है, वो तो है ही। देखो यार मेहनत और हार्ड वर्क तो। बट पाजी आप बिलीव करते हो लक फैक्टर में, या जैसे ये ऑकल्ट साइंसेस बनी हुई है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, आपको लगता है ये हेल्प करती हैं? मैं बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि वो देखो सारी गेम आपके माइंड से चलती है वैसे तो। पॉजिटिव थॉट्स आपके बनने शुरू हो जाते हैं जब आपको कोई पॉजिटिव कर देता है, चाहे वो ये बोल दे कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका काम हो जाएगा, तो एक आपके माइंड में ही वो जैसे बोलते हैं कि केमिकल बन जाता है कि यार अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरा काम हो जाए, तो आपके एफर्ट्स उस काम के लिए लगने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो एक सिर्फ आपको पॉजिटिव करने के लिए हेल्प करता है, बट ओवरऑल जाके ये नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि इस साल तेरा ये काम हो जाएगा और हम हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे हैं तो काम नहीं होगा। वो एफर्ट्स ही होगा। और एफर्ट्स ये है कि आपके कई बार क्या होता है कि आप निराश हो जाते हो, आपको लगता है कि यार नहीं यार अभी बहुत हो गया, छोड़। तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई बोल देता है कि भाई ये पहन ले इसके बाद अच्छा हो जाएगा, तो वो पहनने से अच्छा हो ना हो, बट ऐसे अच्छा हो जाता है कि यार उसने बोला था ये पहनने, अभी मैंने ये पहन लिया तो अभी अच्छा हो जाएगा। तो वो थॉट बन अगर हो जाता तो ऐसा लगता है कि उसने जो कहा था ना वो किया वजह उससे हो गया। पर पाजी आपके साथ तो ऐसे जब आपने नाम चेंज किया था, न्यूरोलॉजी कहते हैं इस चीज को, ये देखो सबने नोटिस करी है। नोटिस में तो आती है। आपने नोटिस करा कि भाई फिर नाम चेंज करने के बाद फिर और तरक्की हुई, और चीज हुई। देखो उसका एक और भी लॉजिक था। अगर मैंने मतलब ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बिलीव नहीं करता, बट उसमें एक और चीज़ था कि JASSI में बहुत जस्सी थे। हाँ। जब सर्च करने जाते हो आप, गूगल करोगे तो आप जस्सी लिखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे जस्सी आते हैं। मतलब जस्सी, चलो वो तो भगवान की दया ऐसी हुई अपने ऊपर कि मेरा काम इतना हो गया कि उसके बाद लिखो तो आ जाता है। बट जस्सी, मुझे लगता है कि वो जस्सी IE के बाद एक स्पेसिफिकली एक अलग से जस्सी हो गया जिसका
SSIE वाला जस्सी गिल जब सर्च करते हो तो एक ही आता है। तो मतलब वो सीन मुझे लगता है वो भी होगा। बाकी मैं बिलीव करता हूँ उसके बाद मेरे काम थोड़े अच्छे हुए हैं और उसके बाद ही मेरा बॉलीवुड डेब्यू हुआ है। उसके बाद मेरा थोड़ा पैन इंडिया में थोड़ा नाम हुआ। बट भाई उसका क्रेडिट हम सिर्फ उसको नहीं दे सकते। वो मैं वही आपका बोल रहा हूँ। टैलेंट, आपकी स्किल, आपके कर्म है, जिसकी हम अभी बात भी करेंगे। तो पर पाजी मैं जानना चाहता हूँ, आपको 14 साल हो गए इंडस्ट्री में जी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या चेंजेस आपको आज जो आपकी ईपी आई है, किस तरीके का म्यूजिक, किस तरीके की लिरिक्स पे मेहनत आपको अब करनी पड़ रही है और तब कैसा था मैं सीन? सच्ची बताऊं उस टाइम तो म्यूज़िक का सीन ही बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब अगर आज के टाइम जैसे आज म्यूज़िक बनता है, आज गाने बनते हैं, अगर उस टाइम बनते होते तो मैं मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ बना रहा होता। मतलब ऐसा सीन था। मैं जो आज कर रहा हूँ काम, मतलब मैं इतने गाने बना देता। उस टाइम प्रोसेस में टाइम लगता था बहुत। लाइक जैसे आपने देसी क्रू का नाम सुना होगा। सो देसी क्रू, मैं उनके स्टूडियो में काम करता था। वो उनका स्टूडियो 13 नाम से स्टूडियो होता था। हम उसके स्टूडियो में रेंट पे काम करते थे। एज अ क्या काम? वो इंजीनियर एज एन इंजीनियर काम करता था। साउंड इंजीनियर, साउंड मतलब इंजीनियर मिक्सिंग था, मास्टरिंग। रिकॉर्डिंग करता था, बीट्स बनाता था। ओके। तो बीट्स पहले रिदम बनती थी गाने की। मैं स्टूडियो गया, मेरी क्लिक पे मैंने गाना सुनाया, उसने बोला अच्छा ठीक है इसका टेम्पो 98 लग रहा है। ओके, उसने 98 का कोई तबला या कोई क्लिक या क्लिक पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद वो डिसाइड करता था, रिदमिस्ट सतपाल जो देसी क्रू का आज के टाइम देसी क्रू है, वो डिसाइड करता था कि ये गाना किस जॉनर में बनेगा। अच्छा। हाँ, तो उस जॉनर में उसकी बीट बनती थी। बीट होने के बाद फिर उसका म्यूजिक होता था उसके ऊपर। म्यूजिक होने के बाद फिर दोबारा गाया जाता था गाना, और फिर उसके बैकिंग कॉर्ड्स होते थे, सब कुछ होता था। फिर जाके प्रोसेस होता था मिक्सिंग पे, फिर जाके पहुंचता था गाना। मतलब वो तभी तो जब एल्बम्स करनी होती थी एक एक सिंगर के, एक साल में गिनती के गाने आते, एक एल्बम आती थी। और मतलब ये नहीं था कि हर रोज़ गाना आ रहा है, ऐसा नहीं होता था। टाइम लगता था गाने में। फिर वीडियो का प्रोसेस और डिफ़िकल्ट था, थोड़ा डिफरेंट था कि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, पैसे बहुत लगते हैं, जो आज भी लगते हैं तो वो ऐसे काम होता था। तो मैंने तो वो देखा है। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो बोलते पायरेसी बहुत है यार, सीडी कैसेट बिकती नहीं है। तो सिंगर्स को ऐसे लगता था कि यार ये प्रोफेशन सही नहीं है। पैसा तब आएगा जब आप शोज़ पे करना शुरू करोगे, शोज़, कोई गाना हिट होगा, फिर आप शोज़ करोगे, उसके पैसे आने लगेंगे। कंपनी पैसे नहीं देती थी, वो एहसान करते थे आपके ऊपर कि ठीक है जी तेरा गाना मैंने अपने लेवल पे रिलीज़ किया है, वो तेरे लिए अच्छा है, ध्यान मैंने तो रखियो मेरा। मैंने तो एहसान ही किया है तेरे ऊपर। इस तरीके से काम होता था। बट अभी अगर आप देखो इंडिपेंडेंट, अभी आपको ये पायरेसी वाली चीज़ एकदम से इतना रौला था ना इस चीज़ का हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में कि पायरेसी ने म्यूज़िक को ख़राब कर दिया है, आर्टिस्ट की लाइफ नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, आर्टिस्ट हिट भी हो जाते हैं पर पैसा नहीं है उनके पास। बट एकदम से ये फ्लिप ऐसा बजा कि जब से स्ट्रीमिंग ये सब शुरू हुआ है, और स्ट्रीमिंग का भी मैं बताता हूँ कि लाइक मुझे भी तब पता चला जाके जब मैंने अपने चैनल पे लॉकडाउन में गाना किया ना चौनिया, हमने आईफोन पे शूट करके वो गाना किया, तब मुझे पता चला कि यार हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ मेरा का। पैसा जाकर रहा था। हाँ, और मैंने जितने गाने आज तक किए थे भाई, मैंने आज तक एक पैसा जेब में नहीं रखा था। मतलब मैं मान लो मैंने ऑडियो रेडी किया, मैं कंपनी को बोलता था, लेबल को, कि भाई इस म्यूज़िक प्रोड्यूसर को इतने पैसे देने हैं, इसके इतने पैसे हैं, ये राइटर के इतने पैसे हैं, और वीडियो डायरेक्टर के इतने पैसे हैं। अपने पैसे ही नहीं मांगे कभी। कितने बड़े बड़े आप कोई भी ना गाने का नाम ले दो, मतलब कितने बड़े बड़े सब गाने, जो बड़े बड़े गाने हैं, मैंने 1 रुपया नहीं लिया हुआ। पता ही नहीं था गेम का। और दूसरा क्या था कि शोज़ चल रहे थे, कभी फील ही नहीं हुआ कि कमी है, कम भी क्या, चलो हमें होता था गाना आ रहा है, हिट हो गया लेवल से गाना बड़ा हो रहा है तो मुझे शोज मिल रहे हैं, चलो शोज़ मिल रहे हैं, हम वैसे सोचते थे। बट आज के टाइम पे जब खुद अपना लेबल खोला और उस पर 1-2 गाने किए तो समझ आया भाई ये तो लाइफ टाइम की पेंशन है आपकी। ये तो नहीं है कि आपने वन टाइम में एक गाना किसी को दिया, उसका 10-20 लाख लिया और उसके बाद आप अपने घर पे बैठ गए और पूरी उम्र के लिए, लाइफ के लिए लेबल पैसे कमा रहा है और आपके पास सिर्फ शोज़ है, अगर आज हैं कल नहीं है। तो तभी तो इतनी इंटरव्यूज़ आती थी सिंगर्स राइटर्स की। हमारे पंजाब में ये बहुत हो गया था, न्यूज़ चैनल वाले या चैनल वाले जाके इंटरव्यूज़ करते थे ऐसे कि हाँ जी आपने इतना बड़ा गाना लिखा था उस सिंगर के लिए, आपका कुछ बना? तो वो बोलता था मेरा कुछ नहीं बना, मुझे तो उसने 2000 रुपया दिया था उस टाइम पे
अभी देख लो वो इतने शोज़ कर रहा है, इतने पैसे कमा रहे हैं, मुझे तो पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मतलब वो उस टाइम पे ऐसा हो गया था सीन कि मतलब सबको ऐसे लगने लगा कि भाई हम एक बार चीज़ दे दी, हम तो फ्री हो गए हैं भाई एक बार दे के। बट आज के टाइम पे जब से रॉयल्टीज़ शुरू हुई हैं, आपको रॉयल्टी मिलती है आपके कंपोजिशन की, और कंपोजिशन की भी सेम मेरे साथ ऐसे ही था कि मैंने अपने गाने, मैं शुरू से मेरी कोशिश रहती है मैं खुद कंपोज करता हूँ गाने, कभी क्रेडिट ही नहीं लिया था, कभी लिया ही नहीं क्रेडिट। मुझे लगता था कि ठीक है, पता ही नहीं था कि रॉयल्टी आती है आपको कंपोजर लगता होगा की। ये ऐसे ही तो होता है, मैंने क्या नया कर दिया। ऐसे ही होता है। और कंपोजर पता ही नहीं था, ये तो कंपोजर तब शुरू हुआ जब जाके रॉयल्टी का पता चला कि रॉयल्टी आती है कंपोजर को भाई, जिसने उसकी धुन कंपोज की है गाने की। म्यूजिक प्रोड्यूसर का अलग रहता है, राइटर का अलग रहता है, लेबल का अलग रहता है, रॉयल्टी में भी लेबल का रहता है। पर उस टाइम हम सोचते थे कि जब नहीं आ रहा था कि भाई मांग लेने चाहिए थे या ब्रो कभी मैंने बताया कि कभी थॉट ही नहीं आया ये माइंड में कि भगवान क्या इतनी कृपा थी कि शोज चल रहे हैं, सब चल रहा है, सब हो रहा है, तो कभी ऐसे माइंड में ही नहीं आया। मुझे होता था ठीक है, अब अगर जो चीज़ होगी होगी, अभी उसके लिए मैं अभी जाके उसको बोलूँ कि भाई मैंने तेरे को 100 मिलियन का गाना दे दिया, ला अभी मेरा, वो तो पहले होती हैं बातें, पहले करो तो फिर ठीक है, बाद में तो फिर वो रौला ही है। फिर और नहीं पहले उस टाइम पे जैसे आप कह रहे हो कि यार लोग बहुत लंबे लंबे टाइम तक एल्बम्स नहीं आती थी। अभी क्या होने लग गया कि सिंगर्स अपने सिंगल भी ले आते हैं, ईपी भी आ रही है। ईपी भी आ रही है, और नए गाने के नीचे कमेंट भी आया होता है, पाजी आपका नेक्स्ट गाना कब आ रहा है, पाजी जल्दी कर दो। मतलब वो वैसे भी हो गया कि लोगों के पास भी इतना ओवरफ्लो हो गया है कंटेंट का कि उनका पेशेंस लेवल, और वो 3 दिन सुन के गाना बोलेंगे ठीक है ओके चलो। अभी ऐसा भी हो रहा है कि आर्टिस्ट को थोड़ा फोमो फील हो रहा है कि यार और आर्टिस्ट लोग बैक टू बैक एल्बम्स और गाने लेके आ रहे हैं, मैं भी थोड़ा करता हूँ। यार फोमो तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक ऐसा ज़रूर होता है कि एक जब अच्छी चीज़ बनानी होती है, वैसे तो चीज़ कभी सोच के बनती नहीं है। आप जब स्टूडियो जाते हो तो कभी ये सोच के, तो अगर मैं सोचूं कि मैंने जितने भी गाने बनाए हैं, मैं ये आज सोच के बैठा था कि मुझे सुपर हिट गाना बनाना है तो इसलिए बन गया, तो ऐसे तो बनता नहीं है। ये गाने की अपनी किस्मत होती है और वाइब की गेम है आज के टाइम पे। जैसी रील्स वाइब का दौर आ चुका है। हाँ रील्स का हिट आ गया, उस वो भी रील पे भी ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी हिट हो रहा है, वहाँ पे भी अगर कोई गाना कुछ भी हिट हो रहा है हाँ, यार। वो वो अलग है। मेरे पंछी कह दे। हाँ, मैं समझता हूँ आप किस वे में बोल रहे हो, बट मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि जैसे आजकल जितने गाने हम रील्स पे देखते हैं, वे हानियाँ गाना हो गया, और कोई सी इतना पुराना गाना है, मतलब 7-8 महीने पहले आया था गाना, अभी जाके चला है। तो वो कंटेंट में कुछ तो था ना जब वो बना था, तो उस टाइम नहीं, एक उस वाइब में नहीं फिट हो पाया जो उस टाइम था, बट वो एकदम से जब किसी ने रीमिक्स करके डाला वो निकला। और अभी उसका सबसे बेस्ट, जब हम बात कर रहे थे इससे पहले कि अपने लेबल पे गाने होने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप उसको चाहे 15 बार रीमेक कर दो, आपको लग रहा है कि आज मेरे गाने का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, आज उसकी वीडियो करके डाल दो। आपको लग रहा है कि आज मेरा ये गाना रील्स पे ट्रेंड कर रहा है, उसका आपने कॉस्टिक वर्जन करके डाल दिया, दोबारा से डाल दिया। तो मतलब वो आपके पास एक लिबर्टी है। लेबल के पास आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेबल के पास क्या है कि करो तो सीधा कॉपीराइट चल भाई, तभी क्लेम आ जाएगा। पर ये आप ये कह सकते हैं कि आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो गया है अब कि भाई वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ग्रो भी आज का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। मतलब अगर कोई आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, बेस्ट टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे ये देख के नहीं सुना जाता गाना कि ये गाना कौन से सिंगर का गाना है, या वो सिंगर कितना फेमस है, या उसके पुराने गाने क्या थे, आज क्या है, कोई मतलब नहीं है। गाना अच्छा है, वाइब अच्छी है, गाना चलेगा। और एक गाना चला हुआ आपको मतलब आपकी लाइफ सेट कर सकता है, वो मतलब लाइफ टाइम की पेंशन लग जाती है आपको। वो ऐसा सीन है कि होता है ना कि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके बाद घर में लेटा हुआ है और पेंशन आ रही है, ये वैसा सीन है। जी आपके लिए उस गाने को बापू जमींदार कह सकते हैं कि ये वो वाला गाना है कि हाँ जो आपके लिए पूरा उसके शोज तो आएंगे मतलब वो चलेगा। 2013 के बाद हम बापू जिमीदार के ऊपर ही शोज कर रहे हैं। हमारा दिल्ली, मैं चलो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं पिछले 3 दिन से दिल्ली में हूँ, तो आज हमारा फ्री था तो हमने प्लान किया। तो हम वो गाना दिल्ली का एक ऐसा एंथम गाना है कि मतलब वो जैसे था ना जब हम पहले सुनते वो ओ हो शिक, मतलब जैसे वो गाना है तो वो एक दिल्ली का पर्टिकुलर एक एरिया का गाना बन जाता है। वो मुझे लगता है कि दिल्ली का सबसे फेवरेट गाना है। पूरे नॉर्थ इंडिया का, पूरा हर जगह मुंबई में वो मतलब हर जगह वो बाप गाना है आपका एक। तो शादियों में तो भाई वो बजेगा ही बजेगा, वो चाहिए। सोच के नहीं बनाया था भाई। इसकी एक स्टोरी है, मैंने शायद पता नहीं मैंने शेयर की है कभी, पता नहीं, बट
एक ना फिल्म आई थी पिंकी मोगे वाली, टी सीरीज़ की फिल्म थी। तो मेरी पहली एल्बम जो थी, 2 एल्बम्स टी सीरीज़ के लेवल पे थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी दिल्ली में प्रमोशन रख ली। तो दिल्ली में प्रमोशन रखी और उन्होंने अपने जो नए आर्टिस्ट थे उनको उसकी फ़िल्म की प्रमोशन, आर्टिस्ट जो मेन आर्टिस्ट थे, एक्टर्स थे, उनके आने से पहले नए सिंगर्स को जो जिनकी एल्बम्स आई थी उनको बुलाया, जिसमें मैं था, 1-2 और सिंगर्स थे। और हम पता नहीं, मुझे लगता है गुड़गांव में, पता नहीं कहाँ पे थे, मुझे अभी जगह याद नहीं है। तो वहाँ पे वाटर पार्क था, वाटर पार्क में उन्होंने उसकी प्रमोशन रखी हुई थी। तो वो जब आपको चढ़ाते हैं ना पहले के क्राउड पुल करने के लिए, तो मेरा एक ही एल्बम आई थी, एक ही गाना आया था, चूड़ियाँ, पहली एल्बम का, जो कि मुझे लगता है पंजाब में बहुत कम लोगों ने सुना था, ठीक ठीक लोगों ने सुना था। और दिल्ली बुला लिया, तो दिल्ली में स्टेज पे खड़ा हूँ और ऊपर से ट्रैक शो में क्या होता है कि आपकी सीडी चल रही है, आप लिप सिंक कर रहे हो, और ये भी नहीं है लाइव म्यूज़िक चल रहा है कि आपने रोका, 1-2 बातें की, आपने थोड़ा इन्वॉल्व किया लोगों को अपने साथ, फिर आपने फिर गाना शुरू किया। तो मैं देख रहा हूँ भाई 10-20 लोग आगे खड़े हैं और एकदम से शोर रहा है, हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह। भाई उसमें से भी लोग भाग गए और मैं स्टेज पे खड़ा हो के, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं, मतलब मैं क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार बाइक छोड़ के चला जाऊँ या मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। तो मैं स्टेज से उतर के आ गया, बट मेरा माइंड अभी भी वहीं फंसा हुआ है। और मेरे साथ था गोल्डी, देसी क्रू वाला ही, वो मेरे अच्छा, शुरू से हम एक साथ ही रहे हैं। जब जितनी भी म्यूज़िक प्रोडक्शंस हम करते थे, मैं बैठा रहता था उनके स्टूडियो में जाके। तो मेरे साथ, मैं जब कहीं ऐसे जाना होता था, हम दोनों गए थे। तो गाड़ी में आते वक्त मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा यार मैं ना आज मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे बुरा फील होना नहीं चाहिए, मुझे पता है यार दिल्ली में, मुझे पंजाब में अभी मेरा पहला गाना है, बट मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि यार भी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब लोग ऐसे निकल गए कि नाम आया कि भाई हनी सिंह आ गया, हनी सिंह आ गया, और हनी सिंह कोई पीछे शूट कर रहा था तो निकल गए। तो मैं उसको गाड़ी में जाता हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं कहा यार भी आज के बाद ना दिल्ली तभी आएंगे जब कोई दिल्ली वाला गाना बनाएंगे, जब दिल्ली में कोई अपना गाना चलेगा तब आएंगे, दिल्ली में नहीं आएंगे परफॉर्म करने। मतलब क्योंकि आएंगे तो तभी बुलाएंगे, तभी आएंगे, बट मुझे ये था कि जैसे ये प्रमोशंस वगैरह के लिए मैं मना कर दूंगा, भाई मैं नहीं आऊँगा। तो मैं ये सोच रहा था, हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो भी मुझे बोल रहा है हाँ कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, ऐसी बीट बनाएंगे। उस टाइम गाना चल रहा है, सैटरडे कर दी रहंदी है कुड़ी। सो हमारे दिमाग में ये कि ऐसे गाने चलते हैं दिल्ली में, कि ये गाने चलेंगे दिल्ली में ना। हमने जाके स्टूडियो में बैठ के गाने बनाने शुरू कर दिए। हम बना रहे हैं ये क्लब, ये वो हाउस में, ये सब ना अपना पूरा चल रहा है। तो मैंने 10 गानों की एल्बम की, जिसमें ये रीप्ले द रिटर्न ऑफ मेलोडी जो स्पीड को दी थी। तो उसमें मैंने सेफ खेलते हुए, क्योंकि मेरा ना उससे पहले लेंसर हिट हुआ था गाना, तो लेंसर हिट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना, कि ऐसा होता है ना कि लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो एक मेलोडी देता हूँ पहली। तो मैंने विच परदेसा गाना किया, जिसको मैंने अच्छा खासा बड़ा शूट किया, वीडियो विरसा आर्ट्स ने शूट किया, गोलियाँ चल रही हैं, VFX उस टाइम पे हुआ था और वो बहुत अच्छा वीडियो था। तो वो गाना मैंने सेफ खेलते हुए, मुझे बजट मिला था 16 लाख का 2 वीडियोस का, जिसमें 13 लाख मेरे उड़ गए एक ही वीडियो में। और दूसरा गाना हमने शूट करना था बापू जिमीदार, उसके लिए हमारे पास गिनती के पैसे। तो हमने ऐसे ही प्लान कर लिया कि चलो सस्ती सी वीडियो बना लेंगे, स्कूटर तो सेट है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लेवल वीडियो का, वो उसमें बहुत पैसा लग गया और उसका रिस्पॉन्स कुछ खास आ नहीं रहा है। बट चलो हम इसको ना थोड़ा ऐसे ही शूट करेंगे, थोड़ा लो बजट शूट करते हैं। और पाजी लिखा है, आपने ही था? नहीं, हैप्पी रायकोटी ने लिखा था। अच्छा। तो मैंने बोला कि चलो इसको शूट करते हैं। तो हमने इसको शूट किया, बट इसका जो कॉन्सेप्ट था वो उसमें एक ऐसी दिमाग में आया कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में तो पता नहीं था, स्कूल में तो ये था कि सबके बापू ऐसी हैं, जिम्मेदार हैं, खेतों से। जब कॉलेज में गए तब पता चला कि यार यहाँ पे तो, मैं गोविंदगढ़ पढ़ता था, वो लोहे का काम है, वहाँ पे बड़े बड़े अमीरजादे होते थे, गाड़ियों में आते थे। तब थोड़ा लगने शुरू हुआ कि यार मैं भी बापू से मांग सकते हैं ऐसी चीज़ ना। तो वो एक थॉट से मैंने वो डायलॉग से ऐसे लिखा गया, मतलब बैठे बैठे हमने डिस्कस किया, मैंने खैरे ने हमने किया। तो उसमें वो बेबे शिंदा हर रोज़ कॉलेज में स्कूटर ते आਉਂਦਾ, मैं कॉलेज में स्कूटर ले जा। तो बेबे कहती मैनू नहीं पता, अपने बापू ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ना। तो मतलब ये टिपिकल हमने पंजाब के लिए सोच के, टिपिकल एक पंजाबी विलेज की स्टोरी बना के वैसे किया ये। और ये इस टाइम हम अमेरिका टूर पे थे, और ये गाना मैंने, जब आपका पहला गाना ना चले ना तो दिल सा टूट जाता है, आपको लगता है कि ठीक है अभी बना हुआ है, छोड़ देते हैं। तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है,
मैंने कुछ इतना सीरियस भी नहीं लिया, और ये गाना पहले 1-1.5 महीने उठा भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम वापस आए दिल्ली एयरपोर्ट से, हम जा रहे हैं, साथ में ऑटो खड़ा है, उसमें मैं कहा यार ये मुझे लग रहा है बापू जिमीदार गाना चल रहा है, बीट ऐसी लग रही है। शीशा उतारा, ऑटो खड़ा, उसमें चल रहा है बापू जिमीदार कित्थों ले गए दे बेकार ओ डैडी जी। मैं क्या हुआ, मैं दिल्ली में गाना चल रहा है अपना। बस ये हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा घूमा कि उसके बाद मुझे गोवा से वीडियो आ रही है, ठीक है जी, कोई बीच पे चल रहा है, किसी बॉम्बे किसी क्लब में चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने क्लब के लिए तो गाना नहीं बनाया था ये, कि मैंने तो सोचा ही नहीं था ये क्लब में चलेगा। तो आप सोच लो कि ये चीज़ सोची ये थी कि मैं दिल्ली तब आऊँगा जब कोई दिल्ली के लिए गाना बनेगा, और दिल्ली के लिए बनाए गाने और चला बापू जिमीदार। तो मैं इसके लिए, मैं जब भी मैं किसी को बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। आप जब वही बात आ गई जो हम इससे पहले कर रहे थे, कि जब आपने सोच लिया ना, एक आपने थॉट दे दिया अपने माइंड में कि यार मैं ऐसा मुझे करना है, तो आपके एफर्ट्स उसके लिए लगने शुरू हो जाते हैं। पर आपने पर्टिकुलरली इस गाने के लिए ये नहीं सोचा होगा कि यही गाना होगा? मैंने ये नहीं सोचा था, नहीं बांधी होगी आपने? मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा यही गाना होगा जो दिल्ली में चल जाएगा, बट ये इसकी अपनी किस्मत थी। और इस पे रिलेट इसलिए कर पाए क्योंकि अपने हरियाणा, ये सब यूपी, तो सारे हम किसान फैमिली, मतलब फार्मिंग से आए हुए हैं ना। तो बॉम्बे में, गोवा में जिम्मेदार बोलते थे, बापू जिम्मेदार। तो फिर मुझे बोलना पड़ता था स्टेज पे जाके कि बापू तो सबका जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार किसी किसी का होता है, मैं जिम्मेदार बापू की बात कर रहा हूँ जो हाँ। तो ये बापू जिम्मेदार की अपनी एक स्टोरी है। और भाई फिर जब हिट हुआ, जब आया, तो थोड़ा और बताओ कि कैसा लगा आपको? उसके बाद शोज आ रहे हैं, चीजें हो रही उसका भी ये सीन था कि इससे पहले मेरा जो गाना हिट हुआ था लेंसर और चूड़ियाँ, वो थोड़े से स्लो बीट में थे। उस टाइम हनी सिंह पाजी का पूरा बोलबाला था इंडस्ट्री में, मतलब हनी सिंह ऐसी ऐसी बीट्स लेके आ रहे हैं कि वो, मतलब, तो मैंने सोचा कि यार हमारा म्यूज़िक तो इसके लेवल में ही नहीं आ रहा ना। तो क्योंकि हम नए बंदे, यार आपको नए ऐसे प्रोड्यूसर के पास जाने के लिए तो आपको पैसे भी चाहिए, और मेरा तो बेचारा जी गुरी, उसके मैंने कोई एल्बम सुनी, मैंने बोला इससे म्यूज़िक करवाते हैं, मैंने उससे म्यूज़िक करवाया। मैंने उसको बोला कितने, बोला 10,000 एक गाने का। मैं कहा 20,000 में 2 कर दे, उसने बोल दिया। और मुझे बोल रहा है कि अगर 10 गाने करने हैं, एल्बम करनी है, 60,000 में कर दूंगा। मैं कहा जी ठीक है। तो ऐसे तो हम काम कर रहे हैं, 60,000 में हम कर रहे हैं, वो उसमें ना मिक्सिंग भी खुद, सब कुछ खुद, कभी दिमाग में नहीं था। तो वो बापू जिमीदार जब आया तो मतलब एकदम से ऐसा शोर हुआ कि मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार मैं सोचा नहीं था यार कभी ऐसे भी लाइफ ऐसा भी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ गई कि आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया होता है, वो आपकी लाइफ में घूम के आ जाता है। बट सॉरी, आपने पूछा क्या था? मैं सॉरी भटक मैंने यही पूछा था कि उसके बाद जब फेम आया, जब आपके, हाँ, बापू जमींदार का जब फेम आया, तो आपके घर वाले और आपके अराउंड जो बंदे थे, और आपकी क्या फीलिंग थी, ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। मैं सच्ची बताऊं तो हाँ, मैं जो बात पे था वो बात ये थी कि उससे पहले मेरे जो गाने थे स्लो थे, तो स्लो थे। तो मुझे जब शो पे कोई बुलाता था, तो शो पे मैं लेंसर गाना था, वो थोड़ा सैड वाइब में था, बहुत अच्छा रिस्पांस था, उसने मेरा बहुत नाम बनाया उस गाने से। पंजाब में सबको पता चला कि जस्सी गिल नाम का, और मेरा बहुत फेवरेट गाना है। और मैंने वो उस गाने की भी अपनी स्टोरी है, वो भी शेयर करेंगे आगे जाके। तो वो गाना पर स्टेज पे जब जाके गाना पड़ता था, वहाँ पे लोग बोलते थे कि हमें डांस करवा भाई। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे ना यार थोड़े डांसिंग नंबर भी करने चाहिए, ये ना लगे कि बंदे को लगे या सिर्फ रोमांटिक गाने ही गा सकता है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये चल रहा था। तो बापू जिमीदार हिट हुआ, और हम उससे पहले पंजाब में शोज़ कर रहे थे। तो हमें दिल्ली से शो आने शुरू हुए। तो दिल्ली से शो आने शुरू हुए, तो दिल्ली में जब नए नए आते हो ना, तो आपको डर लगता है। आप अपनी स्टेट से बाहर निकलते हो, कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, तो वैसे। और हमारे साथ ठगियाँ ठुगियाँ भी हुई यहाँ पे शुरू में ना, लोग भी ऐसे मिले। एक बार हमारा किसी ने शो बुक करवा दिया यहाँ पे, और भाई पैसे पूसे दिए नहीं, होटल बुक करवा दिया, बोले कि उसी होटल के नीचे शो है। हम चले गए, हम शो करने के लिए हम रेडी होके बैठे हैं भाई, ना कोई प्रमोटर फ़ोन उठा रहा है, नीचे टिकटें वाले भी 10-20 लोग थे, वो भी बोल रहे हैं कि पैसे। और हम निकलने लगे, होटल वाले बोले पैसे। अच्छा, बोला भाई ये हमें देने पड़ेंगे। बोला हाँ, यहाँ पे तो कोई पैसे नहीं आया, बुकिंग हो रखी है भाई, आपको पैसे देने पड़ेंगे। खुद पैसे दे के निकले। तो मतलब एकदम से लाइफ ऐसी चेंज हुई कि हमारे हफ्ते में 3-3, 4-4 शोज़ दिल्ली के होने लगे, कि हम जा रहे हैं गाड़ी से यहाँ। हमने ऐसे शोज़ भी किए, हम रात को दिल्ली शो कर रहे हैं, नेक्स्ट डे दोपहर, क्योंकि पंजाब की वेडिंग्स दिन में होती हैं,
दिल्ली की रात की मोस्टली होती हैं। तो रात को दिल्ली का शो किया, नेक्स्ट हमारा शो है अमृतसर, 8.5 घंटे ट्रैवल करके जाके सीधा 2 घंटे सोना और फिर दिन में परफॉर्म करना, वहाँ से फिर निकल गए। मतलब ऐसा था। कितना लेकिन तगड़ा मजा आ रहा होगा आपको ना कि यार फील है यार, इसीलिए काम ही कर तो रहा हूँ, कर रहे इसीलिए तो काम हाँ, कर मैं रहा इतना और फिर वही बोलना चाह रहा हूँ कि उस टाइम एक तो अभी भी मैं काम करने से भागता नहीं हूँ। मैं मतलब मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं खाना सेक्रीफाइस, मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं कि यार तू खाना तो खा लिया कर। अगर मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि अगर मैं मतलब सुबह दोपहर की खाना ना खाऊँ तो मैं बोलूँगा मैं मर जाऊँगा भाई, मुझसे काम नहीं होगा। मुझे होता है कि यही टाइम है यार, अगर मिला है तो खींच दो यार, कुछ नहीं होता। हाँ, ध्यान रखना ज़रूरी है, बट एक टाइम अगर रोटी नहीं खाओगे, जो 1 दिन या 4 दिन आपकी नींद पूरी नहीं होगी, मरोगे नहीं। हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत उसके आएंगे बट वो कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट आज के टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ये वापस घूम के नहीं आने वाली। सही ये आज के टाइम और पाजी घर वालों का क्या रिएक्शन था जब हिट हुआ, वो बताओ थोड़ा। घर वालों का यार, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, मेरी 3 सिस्टर हैं बड़ी। तो मैंने जैसे बताया बापू जिमीदार, मेरी एक तरह की अपनी ही स्टोरी है। अपनी स्टोरी इसलिए कि खेती करते थे, कोई भी चीज़ लेनी होती थी तो उसका ऐसे प्लान होता था कि इस बार अगर फसल अच्छी होगी तो ये चीज़ ले लेंगे। तो बट वो भी क्या होता था कि हम आस लगा के बैठते थे कि 6 महीने बाद ये चीज़ होगी, इस बार फसल अच्छी हो जाए, ये चीज़ मिल जाएगी इस बार। तो वो जाते जाते इतने खर्चे हो जाते थे कि टाइम पे जाके होता कि यार ये छोड़, ये कर लेते हैं छोटी चीज़, कोई और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं थोड़े दिन पहले अपने दोस्तों को स्टोरी सुना रहा था। हम मैच देख रहे हैं, उसमें ना बाइक की ऐड आई, किसी बाइक की ऐड आई। मैंने बोला यार, इतना शौक होता था ना बाइक्स का, मतलब अखबार में न्यूज़पेपर पे फ़ोटो आनी, प्राइस पढ़ते रहना कि चो यार अच्छा इतने का है यार, पल्सर यार, करिश्मा, ये सब ना। तो मैंने सोचा कि पल्सर तो मांग सकता हूँ मैं। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मेरे डैडी ठीक है, क्योंकि गांव में बोलते थे इनके पास ज़मीन है, खेती करते हैं। बट खेती के पैसे 6 महीने बाद आने, उसके पहले पैसे उठाए होते हैं, फिर जाके आना होता है घूम घुमा के। और 3 सिस्टर थी मेरी बड़ी। तो मैं बाइक देख के मैं इनको बोला, मैंने सोचा कि मैं पल्सर तो मांगू। मैंने बोला मैं पल्सर लूँगा। बोले ठीक है पल्सर ले लेते हैं। ऐसे करके मुझे ले गए, मैं बाइक लेके आया पैशन। पैशन पे वो भी मेरे मौसा जी के नाम पे, क्योंकि वो एक्स आर्मी में थे, कंटीन से। अच्छा, डिस्काउंट जो अभी तक मेरे मास्टर जी के नाम पे ही है बाइक। अच्छा। नाम घर पे खड़ा अभी है, रखी है वो? हाँ घर पे है, घर के गांव में खड़ी है। बट अभी तक वो मतलब इतना भी नहीं कि अपने नाम पे उसको करवा ले, उन्हीं के नाम पे। तो मतलब ऐसी तो वहाँ से आए हैं। तो मेरे डैडी को बड़ा शौक था। मेरे डैडी म्यूज़िक के लिए, मतलब उनको गाने लिखने, थोड़े बहुत गाने सुनना बड़ा अच्छा लगता था। और जो मेरे मामा जी वाली साइड है, वो बहुत धार्मिक है सब। मतलब उन्होंने अमृत छका हुआ है, वो कीर्तन करते थे घर पे, वैसे ही नॉर्मल हारमोनियम पे रख के। तो मुझे लगता है कि ये पीछे से आया हुआ है। मेरे डैडी का शौक और मेरी मम्मी उनकी जीन्स में था, तो वो वहाँ से शुरू हुआ। तो मुझे सपोर्ट हमेशा रही है। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे उन्होंने कभी नहीं बोला कि यार जा खेतों में जा काम कर, तू काम। मुझे गांव वाले लोग बोलते थे, जो बोलना कि तू सारा दिन तेरा डैडी खेतों में मरता है, तू जाता नहीं है। मैं बोलता हूँ यार मुझे बोलते ही नहीं है वो करने के लिए। मुझे बोलते हैं खाना पकड़ाया, चाय पकड़ाया, अभी कंबाइन लगी है, चल ठीक है जी, 1-2 तूड़ी की ट्राली हैं वो कर दे, बैग ये कर दे। मैं जितना बोलते हैं मैं कर देता हूँ। बट मेरे डैडी ने मुझे कभी बोला ही नहीं कि तू आ खेतों में काम कर, क्योंकि उनका तो ये कि ठीक है ओके। उन्होंने कभी मेरे डैडी जितना शरीफ बंदा मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा। बट मेरे पापा का ये होता था कि इसको जो करना है वो करे। उनको ये ज़रूर था कि मैं गाऊँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मैं गाता रहता था। तो हमारे गांव के आसपास कोई मेला होना या कुछ होना, तो उन्होंने मुझे बोल देना कि वहाँ पे है, तू जाके आना। इतनी जान पहचान तो नहीं होती थी कि वो बोल दें किसी को, तो मैं जाता था, थोड़ा बहुत कहीं पे टाइम मिल गया तो गा दिया, ऐसा करता था। 1-2 पे गाया। तो जब मैंने पहला शो किया अपना, तो उसका किसी मतलब खेड़ मेला था हमारे वहाँ पे, जैसे होते हैं कबड्डी वाले ना, वहाँ पे उसका 6-7 हज़ार रुपया मिला। मैंने वो मम्मी को ला के दिया। मैं वो फिल्मी सीन में ना कि मैंने पहली कमाई मम्मी को दी ना, चलो मम्मियाँ प्यारी होती हैं, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, सब किया। तो मुझे आज भी, उसके बाद मेरा दशहरे का एक शो बुक हुआ, दुराहा, हमारे दशहरा का शो, दशहरे का बड़ा मेले होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे परफॉर्म करने के प्रॉपर एक बैंड के साथ मेरे अकेले का शो बुक हुआ। तो मैं वो शो करने गया, तो मेरे डैडी बोले मैं भी जाऊँगा।
और मेरा क्या सीन है कि मैं अपने घर वालों के सामने बैठ के ना तो मैं ये पॉडकास्ट भी नहीं देख पाऊंगा, ना मैं अपनी इंटरव्यू देख सकता हूँ, ना ये मैं होता है, ये मुझे ऐसे लगता है यार। ना मैं फिल्म देख सकता हूँ अपनी, मैं नहीं देख सकता, और ना मैं अपने गाने सुन सकता हूँ, मतलब ऐसे लगा के बैठ के। और मुझे तो अगर कोई मुझे देख के मेरा गाना प्ले कर दे तो मुझे ऐसे होने लगता है कि यार नहीं अगला कोई और थोड़ा होता है ये। मतलब ऐसे नहीं, अगर जो वाइब चल रही है ठीक है, बट ये नहीं कि अगर मैं आ गया तो इसलिए मेरा गाना प्ले होना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आज ये वाइब चल रही है, डांस कर रहे हैं, सब कुछ चला दिया, अलग बात है। तो मेरे डैडी ने बोला कि मैं भी जाऊंगा, मैंने बोला मैं नहीं लेके जाऊंगा। बोले क्यों नहीं ले, मैं कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा भाई। तो मेरे डैडी थोड़ी बहुत दारू पीते थे, दारू थोड़ी बहुत तो नहीं पीते थे, जेंटलमैन पैक कह सकते हैं। नहीं जेंटलमैन पैक नहीं, गांव में जेंटलमैन पैक नहीं होता भाई। गांव वालों को तो पता भी नहीं होगा जेंटलमैन सही पैक कह क्या रहे हो, है। ये भी सही। तो पीते थे, अच्छी खासी पीते थे, और पीने के बाद वो एक डिफरेंट कैरेक्टर बनते जाते थे। मतलब उनका एक पक्का होता था कि वाहिगुरु वाहिगुरु करया करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करया करो। मतलब उनका होता था कि मुझे लगता था उनको जितना भगवान को डैडी ने दारू पीने के बाद याद किया है, उससे पहले कभी किए ही नहीं। गुरुद्वारा भी नहीं गए होंगे वो, मतलब ऐसा सीन था। तो भाई चलो मैं चला गया शो पे चला गया। तो डैडी ने हमारे गांव से एक लड़के को बोला कि मुझे लेके जाना, मैं उसका शो है आज, वहाँ ले जा। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये था कि चल नहीं आएंगे। भाई मैं स्टेज पे गा रहा हूँ और सामने ऐसे खड़े हैं ऐसे। मेरी नज़र पड़ गई, मैं क्या यार क्या करूँ मैं गाया, चलो ठीक है, शो अच्छा गया, बड़ा अच्छा रिस्पांस, बड़ा सब आया। मैं घर पे आया, डैडी ने दारू पी रखी बहुत ज़्यादा। और मेरा क्या है कि मैं जब दारू पी होती थी मुझे होता था कि यार नहीं ना, अभी सोफी बात करेंगे। मुझे तो अभी समझ आती जब खुद पीते यार क्या वाइब होती है वो ना, तब नहीं समझ आती थी। तो भाई उन्होंने मुझे गले लगा के ये बोलना था कि भाई मैं आई एम प्राउड ऑफ यू, और सिर्फ इतनी बात बोलनी थी उन्होंने, जो कि उनको बोलनी नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। वो मुझे ना मेरा पुत्र आओ करके मुझे हक करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और मुझे लग रहा है कि डैडी ने दारू पी हुई है। मैं बोल रहा हूँ यार डैडी छोड़ो ना यार, ठीक है, मैंने बोला था ना आना यार, मेरा वो अभी भी वही चल रहा है। तो वो मैं अभी भी जब सोचता हूँ मुझे बड़ी बड़ी उस टाइम पे गिल्ट फील होती है। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मैं उनका ये नहीं ले सका उस टाइम पे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बोलता हूँ कि आपको ना जब आप खुद माँ बाप बनते हो फिर फील होती हैं, आपको पहले नहीं फील होती। और ये लाइफ ऐसी है कि हर स्टेप पे आपको सिखाती है, हर रोज़। मैं जो अपनी शादी और अपने बच्चों से पहले था, मैं अभी बिल्कुल टोटली डिफरेंट इंसान हूँ। उससे पहले मैं कुछ और था, इसके बाद मैं कुछ और हूँ। मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ। तो मतलब ये चीज़ें, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चक्कर में। तो मतलब एक माहौल वाइब आपकी घर से बन के आती है, आपका जो जैसे हम बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कि संस्कार। तो वो वैसी चीज़ है। तो मुझे उनकी खुशी इतनी थी। बट उसके बाद मेरे डैडी को जब पता चला कि अभी हिट हो गया है, भाई उनको सिर्फ ये होता है कि अच्छा ठीक है, काम कर रहा है, ओके है, कोई टेंशन तो नहीं है, पैसे कमा रहा है, ये सब। तो मैंने भी क्या था कि उस टाइम खेती करते, लिमटे बहुत थी। तो मेरा भी पहला मोटिव जब मेरे पास पैसे आने लगे, यही लगा कि इनको मैं फ्री करूं पहले। तो पहले मैंने उनकी खेती छुड़वाई, खेती छुड़वा के फिर मैंने उनको जो लिमटे थी वो उतारी, उनको रिलैक्स किया। उसके बाद अभी वो कनाडा में सेटल हैं, घर पे रहते हैं। अरे वाह, हाँ, मज़े करते हैं। बट क्या है कि उनका सिर्फ यही कंसर्न होता है कि भाई ठीक है, काम है ना। मैं बोलता हूँ अभी उनको ये स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है कि भाई काम है ना। मैं बोलता हूँ डैडी मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल रहा हूँ लेकिन है हाँ, अभी मतलब मैं नहीं बिलीव करता उसमें। मैं हर रोज़ जाके आप रिलैक्स रोज और मुझे बोलेंगे क्योंकि खेती के अभी बहुत टाइम से ठेके पे है, तो पैसे उसकी भी आते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ जब मुझे ज़रूरत होगी, वैसे तो भगवान कभी ऐसा टाइम ना लाए कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पैसे ले लिए हैं उनसे ऑलरेडी, बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। आप रिलैक्स करो, मैं कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा अपने लिए। वाह यार, ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया। और ये चीज़ें आपको बहुत एक अच्छा इंसान भी बनाती है, ये आपकी वैल्यूज़ दिखाती है कि आप कहाँ से आए हो और आज भी कितनी कदर है। आपने उसे यहाँ नहीं चढ़ने दिया कभी। नहीं, गांव से जब लोग आते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि बहुत डीप रूट से आते हैं, मुझे लगता है सबकी सोच ऐसी होती होगी। कोई 100 में से एक बंदा होगा जिसको फेम सर पे चढ़ता होगा और लगता होगा। हाँ, और ये भी बोलना चाहता हूँ कि
ये नहीं है कि कभी नहीं चढ़ता, कुछ टाइम तो मेरे दिमाग में भी ऐसा आया था कि भाई कर दिया काम है, ये तो सही वो जोन हुआ क्या था, काम। क्या हो रहा था उस टाइम पे, मतलब क्या था वो जोन, माइंडसेट कैसा था आपका? माइंडसेट यही था कि जिस जगह जा रहे हैं, गाना चल रहा है, जहाँ पे जा रहे हैं लोग मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, दोस्तियाँ हो रही हैं, सब हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे एक मतलब मुझे क्या होता था, जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे शादी होने के बाद मुझे ये बहुत होने लगा कि ये मेरी पर्सनल स्पेस है। जब मैं फैमिली के साथ जाता था, कोई मुझे फोटो के लिए बोलता, मुझे चिढ़ चढ़ती थी। मुझे लगता एक तो ये मुझे ये होता था कि इसको मेरी शादी का पता चल गया है ना, इसने मेरी बीवी की फोटो ना खींच ले, ये सब चलता रहता था दिमाग। मतलब वही मैं बोलता हूँ ना, हर रोज चेंज होता है बंदा, आपकी थॉट्स चेंज होते हैं, आपकी सोच चेंज होती है। आपने पब्लिक नहीं करा था पहले? मैंने पब्लिक नहीं किया था, पहले नहीं किया था मैंने। जब मेरी बेटी हुई तो मैं वही बता रहा हूँ कि हर दिन चेंज होता है, और मैं पछताता हूँ इस चीज़ को कि मैं बट रीजन ये था कि फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, या भाई क्या था रीजन? ऐसा कोई खास मतलब, हाँ मतलब दिमाग में बहुत सारे रीज़न थे, ऐसी चीज़ें बहुत थी कि पता चलेगा कि शादी हो गई है, शायद काम में इसका फ़र्क आ जाए, या जैसे उस टाइम ये था कि किसी को पता चलेगा कि इसकी शादी हुई है, तो मतलब दिमाग में थॉट्स अपने ही बनाते रहते ये थे। वैसे एक स्टीरियोटाइपिंग भी बनी हुई है, मतलब इंडस्ट्री में या कह लो या कुछ भी सोशल मीडिया पे, अगर कोई मैरिज, अगर इसकी शादी हो गई है तो मतलब इसको काम कम मिलेगा, इसके शो। ये फीमेल्स के लिए ज्यादा होता है। फीमेल्स के लिए ज़्यादा, बट फिर भी पता नहीं उस टाइम मैं अभी भी मतलब मैं बड़ा इस चीज़ के लिए फील करता हूँ कि मैं अपनी शादी उतनी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया, मैं अपनी वो मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाया। ये मुझे जब परमीश ने शादी करवानी थी, मुझे जिम में मिला, तो मुझे बोल रहा है कि पाजी मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा यार बात सुन, ये बार बार मौका नहीं आएगा लाइफ में, तू खुल के शादी करना, मतलब ये मत सोचना किसी को पता ना चल जाए, ये ना हो जाए। मैं उसका थॉट पहले मेरे जैसा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ये मौका बार बार नहीं आता, ये इतनी आपकी प्रेशियस मोमेंट्स होती हैं लाइफ की जो आपकी एक बार होनी है, हम थोड़ा ना 3-4 बार शादियाँ करवानी है यार, हम तो जिसके हो गए वो टाइप है। तो मैंने बोला कि यार ये चीज़ मत मिस करना। तो उसने फिर, तो उसके बाद धीरे धीरे जब लाइफ, बच्चे आए, बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ में। तभी तो बोलता हूँ कि उससे पहले मैं एक डिफरेंट इंसान था। पर एक टाइम पे होता है पाजी कि कुछ चीजें प्राइवेसी में रख लो। हाँ, तो उस टाइम जहाँ फेमस होते हो, उस टाइम क्या था, तो मुझे चिढ़ता था कि जब मुझे कोई फोटो के लिए बोलता था, मैं बोलता था यार अभी नहीं यार, मैं फैमिली के साथ हूँ, अभी नहीं यार। तो उस टाइम मैं ना, मुझे मतलब बहुत ऐसी मोमेंट्स याद है कि जब मैं बहुत रूड बोला लोगों को, फैंस को बोल सकते हैं, तो वो अभी जाके मुझे फील होता है कि यार शायद मैं थोड़ा नॉर्मल बात भी कर सकता। तो उस टाइम वो मैं फील करता था कि शायद मेरे दिमाग में वो कीड़ा था कि भाई मुझे नहीं करवानी, मैं नहीं करवाऊंगा। बट वो वही टाइम के साथ, वेट टाइम आपने दिमाग में चेंज हुआ, फिर वो दिमाग मेरे चेंज करवाते हैं सब, यही सब कुछ यहीं पे है, सब आपको सब फील होता मतलब है। चीजें भी ऐसी बन जाती हैं जो बता देती है बेटा नहीं आप नहीं हो, हम कर रहे हैं ऊपर से। और दोस्तियों की बात कर रहा था, बहुत लोग दोस्ती, ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये इस बात के लिए मिला था आपको, अच्छा इस बात के लिए मिला था। बहुत चीज़ों की वैल्यू होती है इस पूरी, क्योंकि मैं 14 साल में मैंने इतने अप डाउन्स देखे हैं ना इसमें, तो अभी जाके मुझे होता है कि अगर मेरा कोई एक आधा गाना या 2 गाने ना चलें, तो मैं ऐसे नहीं सोचता कि यार भाई, मैं सोचता हूँ यार 14 साल से कर रहे हैं चीज़, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी होता है कभी नहीं होता। बट ये करण का गाना है ना, वड्डी सोच रखेगा तो वड्डा होवेगा, नहीं तो कंध तो उच्चा नहीं बूटा बेलदा गया, बापू कहता जिंदगी है जुआ पुत्रा तो मैं खेलता रहा। और जिंदगी ये चीज़ है, लगे रहने की गेम है, लगे रहने की गेम है। जब तक आप लगे रहोगे, आपके एफर्ट्स लगे रहेंगे, तो आज नहीं तो कल तो ऐसी चीज़ तो होती ही होती है कि आपने सोच लिया कि ये होगा, आपके माइंड में है कि ये होगा, आपके एफर्ट्स उसके लिए लग रहे हैं, तो वो होगा। पर पाजी आपको मिला है, जैसे दोस्ती की बात हो रही है, तो धोखा मिला है आपको दोस्ती में या वैसे? मुझे देखो, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें बहुत लोग आपको इसलिए मिलते हैं, आप फेमस हो, आपके पास पैसा है। हाँ। बट मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरा शुरू से थॉट ही ऐसा रहा है। मुझे बहुत लोग चेंज होते देखते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मतलब जब आप सही काम कर रहे होते हो तो सही है सब, उसके बाद जब फिर फ़ोन नहीं उठाना, फिर आपके मैसेजेस देख के रिप्लाई नहीं करनी, और अपनी गानों की रील्स पे रैंडम लड़कियों की वीडियो शेयर हो रही हैं, जबकि हमारी ब्लू टिक वाला मैसेज नहीं दिख रहा है। तो हम भी तो समझ ही नहीं रहे ना, सबको समझ आती है ये चीज़, पता चल जाती है कि भाई,
मतलब वो चीज़ आपको दिखाती है। तो मतलब ये चीज़ इसमें ये नहीं है कि भी के मैं बैड फील करता हूँ, ये अभी ये सर्कल है, ये सर्कल घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, आपको सब सिखाता जा रहा है। और ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको आप अगर आप इससे सीख रहे हो तो आप अपने आगे वाले काम में वो एक्सपेक्टेशंस जो आप रखते हो लोगों से वो ख़त्म होती जाती है। फिर आपको पता चलता है कि एंड ऑफ द डे आप हो जिसने अपने ऊपर काम करना है, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं करना। यारी दोस्ती एक टाइम के लिए सही होती है, एक टाइम के, और यारी दोस्ती सिर्फ एक या दो दोस्त ही आपके अच्छे दोस्त होंगे। आप नहीं बोल सकते मेरे साथ 15 लोग घूम रहे हैं, ये 15 लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। 15 लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, उसमें से एक दो ही होंगे जो आपके बुरे टाइम अच्छे टाइम में आपके साथ है। एंड मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपना कभी सर्कल बड़ा किया ही नहीं। आज मुझे भाई पूछ रहा था, हमारी बात हुई, मुझे बोला हमें आदत नहीं है बाजी, यहाँ पे 15-15 गाड़ियाँ आती हैं। मैं कहा यार भाई हम तो ऐसे ही जाते हैं। हाँ, ये टॉपिक छिड़ने वाला था पॉडकास्ट में, मेरे माइंड में आ ही रहा था आपसे पूछूं, मतलब भाई हम तो ऐसे ही जाते हैं। हाँ मेरे साथ हमने ड्राइवर नहीं रखा ब्रो, मैं और बताऊँ, आज तक ड्राइवर नहीं रखा। और जो लड़का हमारे साथ रहता है, जो जिसने एज ए ड्राइवर ज्वाइन किया था, आज हमारा भाई है। मतलब इस तरीके से, क्योंकि आपकी, मैं बोलता हूँ वैल्यू इंसान की होती है। आपको अच्छे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत कम है वो। ये नहीं है कि हर कोई सड़क पे चल रहा है अच्छा होगा। तो दोस्त आपके एक दो ही होंगे। तो मेरे पास बब्बल है जो हमारे मतलब अभी तो मैं बोलता हूँ कि मेरी फैमिली है वो। हमारे जैसे मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, जब मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, वैसे ही जितने मेरे साथ लोग रहते हैं मेरे साथ वैसे हैं। और बहुत गिनती के 4 से 5 लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं 10-15 लोगों को साथ लेके घूमता हूँ। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं, चाहे वो प्रभ गिल हो जाए और चाहे बब्बल हो। और जो ये भी नहीं है कि मुझे मिले मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद ही हैं। और ये बट तब मिले जब मैंने इंडस्ट्री में शुरू किया था। जब मैं ज़ीरो था वो भी ज़ीरो थे, हमने शुरू किया एक साथ। उन्होंने ग्रो किया, मैंने ग्रो किया, हमने एक दूसरे की ग्रोथ देखी, हमने कभी डिप भी देखा, हमने फिर से ग्रो होते देखा। तो इसमें पूरा जज हो गया। मतलब जो एक होता है कौन ना कि असली है कौन नकली, नकली वाले चलते फिल्टर, चले गए, ये फिल्टर हो जाते हैं चीजें। मेरे को लगता है पाजी सिस्टम ही ऐसा बना है, वो हर किसी के लिए, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। ये हमारी इंडस्ट्री का सीन नहीं, ये हर ये किसी लाइफ का सीन है कि आपसे लोग मिलेंगे अलग होंगे, मिलेंगे अलग होंगे। कोई अपना काम निकालेगा, किसी के लिए आप काम करोगे, किसी से आप भी काम निकलवाओगे। मतलब ये ऐसा ही सिस्टम है। हम कहे कि यार वो हमारा नहीं, but यूज कर गया, कई जगह हम भी यूज कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता नहीं चलता। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ब्रिज बनूं, दीवार ना बनूं किसी के लिए। और इंडस्ट्री में कितने लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा अभी मैं, मतलब फिर वो ऐसे हो जाता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत लोग हमने जो मुझे मिले, हमने शुरू किया, काम किया, और आज के टाइम पे वो अपने एक मुकाम पे हैं। तो मतलब वो ये नहीं है कि मैंने बना दिया उनको, मैंने नहीं बनाया, बनना उन्होंने था उनके काम की वजह से। बट मैंने पहले दिन ये नहीं सोचा कि मैंने ये दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको चूस लेते हैं। कभी आज तक मैंने कोई आर्टिस्ट साइन नहीं किया। मानोगे आप, आपके पास कितने लोग आते होंगे, कितने पंजाबी सिंगर आते होंगे जो आपको बोलते हैं कि वो भी मेरे पास साइन है, वो भी मेरे पास साइन है। मैं जितने भी गाने करता हूँ मेरे दोस्तों के, जो मेरे खास है, मैं कर देता हूँ। मैं ये नहीं करता कि भाई तू मेरे पास साइन हो, मुझे साइन करके दे कि मैं तेरा गाना कर रहा हूँ 4 साल के लिए मेरे साथ ही रहेगा। हाँ, जिसमें से एक करण भाई भी है। आपने उनका गाना बहुत पहले, करण तो यार औजला जी का, जब उसने वो मुझे गाना सुनाया था उस टाइम ही पता चल गया था कि ये बंदे में आ गया। उसकी राइमिंग और उसकी कंपोजिशंस, उसकी चीज़ें, वो बिल्कुल आज भी मैं डिवाइन के साथ जो एल्बम आई है वो सुनता आ रहा था। उसमें उसका पहला ही गाना है, की किन्ने गाने आ, किन्ने जाने आ, इत्थे ही रह जाने आ। वो मतलब जो लिखता है ना, वो उसको एक तरीका ऐसा है लिखने का। और मतलब वो बंदा भी यारों का यार है, वो मेरे दिल के बड़े क्लोज है वो बंदा, और बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी। पर भाई ये गेम चेंज भी मेरे ख्याल से यंग जो जनरेशन आई, जैसे सिद्धू पाजी आए, करण पाजी आए, अभी शुभ एपी, इन्होंने बहुत गेम चेंज करा है। और एक गेम चेंज यहाँ से भी हुआ है कि वो जो लिख रहे हैं वही गा रहे हैं। देखो तो मैं ये भी मानता हूँ ये हो है। बट जो अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी ये आज के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट थे, ये सब इंडिया के बाहर जाके इन्होंने ग्रो किया है। एक्सपोजर की गेम है सारी। जब आपको एक्सपोजर मिलता है, आप नई चीज़ें सुनते हैं, नए गाने सुनते हैं, वहाँ का म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसको अपनी लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं।
शुभ के गाने, करण के गाने, ये सब वो ऐसी चीज़ें थी कि उन्होंने ऐसी बीट सुनी जो अपने इंडियन बंदे इंग्लिश गाने सुनते थे वैसे म्यूज़िक के ऊपर ना। तो जब उनको अपनी लैंग्वेज में उस म्यूज़िक में गाने सुनने को मिल रहे हैं और वो भी इस टाइप के मिल रहे हैं कि वो उनकी बातें हो रही हैं, और बंदा फिर रिलेट कर रहा है फिर। हाँ, तो मतलब वो सीन वैसे वाइब आ रही है, लैंग्वेज भी समझ आ रही है, क्योंकि इंग्लिश तो आधी से ज़्यादा समझ और सबसे बेस्ट ये था कि वो लेबल वाला सीन जब खत्म हुआ, जब ये स्ट्रीमिंग वाला सीन आया, तो बीच बीच में एक मेरा दोस्त है केवी टिल्लू, गीत MP3 से, जब उसने गीत MP3 वो हमें प्रमोशंस के, हमारी गानों की प्रमोशंस करता था वो, तो उसने जब लेबल शुरू किया उसने मुझे बहुत बोला, और ये बात है 2016-17 की 16 की, कि भाई अपना लेबल लगा लो, भाई लेबल लगा लो। मैं यार क्या लेबल, सिरदर्दी, वीडियो शूट, अभी ठीक है ना, कंपनी पैसे देती है, मैं वीडियो डायरेक्टर को दे देता हूँ, ठीक है, म्यूज़िक वाले के इसके पैसे दिलवा दिए, डन है। तो उस टाइम पता नहीं था इस गेम का कि भाई ऐसे भी ये ऐसा चेंज, क्योंकि वो प्रमोशंस करता था, उसको समझ थी गेम की। तो गीत MP3 आप देखो कितना बड़ा लेबल है उसका अपना, अभी फिल्में भी कर रहा है वो। तो जब मैंने अपना लेबल खोला तब मुझे समझ आई ये कि यार इसमें तो पैसे, भाई ये तो लाइफ टाइम में, जब ये लाइफ टाइम की पेंशन है भाई, ये तो ये मिस करने वाली चीज़ नहीं है भाई। हम तो इंटरव्यू भी नहीं कर सकते ना बाद में जाके, भाई मुझे इसने कुछ दिया नहीं, मैंने इसको 200-500 मिलियन का गाना दिया, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं कहना भाई मैंने अपने लेबल, अभी मैं कोई भी मैं कंटेंट करता हूँ, मैं अपने चैनल पे करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि चाहे 10 है चाहे 20 है, मेरा है मेरा, उसका ओनर मैं हूँ। कल को मुझे लगेगा कि मैं इसको दोबारा गाता हूँ, कल को मुझे लगेगा कि कोई मुझसे अच्छा इसको गा सकता है, मैं उससे गवा दूंगा। कल को मुझे लगता है कि यार आज ये रील्स पे हिट हो रहा है, चलो इसका कुछ करते हैं, मैं उसको कर सकता हूँ। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो ऐसी कर सकते हैं। तो ये सीन चेंज हुआ स्पेशली जब ये स्ट्रीम्स का, यूट्यूब की इनकम का लोगों को पता चला। उससे पहले नहीं पता था, और ये जेन्युइनली उस टाइम पहले, उससे पहले प्रभ गिल को पता था। प्रभ गिल बहुत टाइम से, और सबसे पहले यूट्यूब पे गाना डालना शुरू किया था बब्बल राय ने, छल्ला टैक्सी चलाऊंदा, और उसने सबसे पहले शुरू किया कि उसको ये नहीं पता था कि यूट्यूब से इनकम आती है, उसको ये पता था कि यूट्यूब पे वायरल हो जाती है चीज़। बट जब से पैसा इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, डायरेक्ट पैसा आपको पहुंचने लगा, मिडल मैन खत्म हो गया, लेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसने सिनेरियो ऐसा चेंज किया कि फिर लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। आर्टिस्टों ने ऐसे करना, पहले क्या था, लेबल के पास जाते थे, लेबल बोलता था कि अच्छा ठीक है जी, आजकल ना वैसा गाना चल रहा है, मुझे ना वैसा गाना दो, ठीक है जी। ये तो क्रिएटिविटी पे लॉक लग गया, आपको एक चीज़ दे देगी, आप उसके तरीके से सोचना शुरू कर दिया, वैसा इंस्पायर होगा, फिर सेम म्यूजिक सिमिलर। तभी पंजाब के लिए एक टिपिकल टाइप की बीटे सेट थी कि हाँ डिक चिक डिक चिक डिक चिक वही बजेगा। एक्सपोजर मिला उनको, खुल मिली, तो उनको लगा कि भाई अपने चैनल पे करना है, अगर नहीं भी चलेगा तो क्या चक्कर है। मुझे थोड़ा ना ये अगली बार लेबल बोलेगा भाई पिछली बार तूने इतने पैसे लिए थे, तेरा पिछला गाना नहीं चला, इस बार तुझे कम पैसे दूंगा। तो ये सीन ही खत्म हो गया। तो सबको लगने लगा कि ठीक है भाई अपने चैनल पे करते हैं, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, 100 है, मेरा है, मेरे पास है। ये बहुत सही चीज है भाई। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी एक्टिंग की। हाँ भाई, वो शिफ्ट कैसे आया वो आप shift में कि कैसे भाई आया? मैन्युफेस्टिंग, हाँ। मैंने बताया ना। अच्छा, वो था आपको भाई- शुरू से कि एक्टिंग भाई करनी पता है? नहीं था यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो जब फिल्में देखते थे तो मतलब दिमाग में ऐसे होता था कि यार बड़े पर्दे बड़ी पे। अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है ना। तो मतलब बच्चों के साथ खेलना, रिस्क्यू यही चलता था ना। रेते में लिट रहे हैं, फाइट सीन चल रहा है ना, तो मारते थोड़ा थे तब तो यही चलता था ना कि भाई फिल्मों में ऐसे मारते हैं, वो ऐसे मारता है, वो गिर जाता है। तो वो एक्ट ही था ना, और क्या था जो छोटे होते करते थे। पर लेकिन भाई मैं वो घर वालों के आगे करना। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें सोची हुई थी, पहले दिमाग में थी कि यार अगर मौका मिले तो ऐसा, मतलब ये अच्छी चीज़ है ना, सोची हुई। तो वो सोची हुई चीज़ गाना किया, लेंसर गाना किया। उससे पहले मैंने नॉर्मल वीडियो की थी कि चूड़ियाँ की, और उससे पहले मैंने एक और गाना किया यूट्यूब पे, उसकी वीडियो बड़ी है कॉलेज, और उसमें मेरी एक्टिंग देखना आप। मतलब मैं लगा देंगे डिस्क्रिप्शन यार मतलब उसमें मैं खुद वीडियो नहीं देख सकता हूँ। तो मैंने वो किया, पहली दफ़ा कैमरे के आगे गया हूँ और उन्होंने करवा दिया, हमने कर दिया, डन है। उसके बाद मेरा चूड़ियाँ गाना जो खैर उन्होंने किया, वो कुर्सी पे बैठ के था, नॉर्मल ऐसे मैं गा रहा हूँ जैसे स्टूडियो में एक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने बैंड के साथ, वो था। फिर लेंसर गाना आया, लेंसर गाने में स्टोरी थी। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने खैरे को बोला कि यार तू वीडियो शूट करना, हम इसकी स्टोरी ऐसे शूट करेंगे। वो बोला भाई पहला गाना नहीं करूँगा, मैं दूसरा करूँगा। और
तो हमने संदीप शर्मा जी को किया, जो संदीप शर्मा उस टाइम बहुत अच्छे वीडियो डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने मुझे बोला कि इसकी स्टोरी मैं ऐसी सोचता हूँ, ऐसी सोचता हूँ। मैं कहा जी ठीक है। मैंने बोला हमने तो आपको पैसे दिए हैं, आप कर दो, हमें तो ट्रस्ट है आपके ऊपर, जब पैसे लेके आपको नाम से आए हैं। तो उन्होंने मुझसे एक्टिंग करवाई। अच्छा। उसमें मैं बस के बाहर निकल रहा हूँ, लड़की निकल रही है और मैं कंटीन में छुप रहा हूँ। तो मतलब पहली दफ़ा वो एक्टिंग हुई, और क्योंकि वो गाना मैंने गाया, मैंने उसको सुना, और वो जो इमोशंस थे गाने के, वो उसी गाने के अराउंड थे कि वो जो वर्ड्स थे वही इमोशंस थे। उससे पहले जो गाना था वो कुछ भी था, मतलब उसमें जो फेक एक्टिंग बोल सकते हैं। तो इसमें मैं इमोशंस फील कर पा रहा था। तो इसमें भाई गाना कर दिया, मुझे नहीं पता लगा मैंने एक्टिंग कर दी। अच्छा। मुझे नहीं पता, और मेरा गाना हिट हुआ, मुझे पंजाबी फिल्म के लिए ऑफर आया। एक गाने के बाद ही? हाँ, और लेंसर गाने, दूसरे गाने के बाद, तीसरे गाने के बाद तो मुझे ऑफर आया कि गाने में आपका गाना देखा और हम चाहते कि आप हमारी फिल्म में। मैं कहा फिल्म में भी मैं एक्टिंग? बोले हाँ। मैंने बोला मुझे एक्टिंग नहीं आती। बोले जो गाने में किया है वही करना है। हाँ। तो भाई पहली फिल्म शूट कर रहे थे, जो उसका डीओपी था हमारे, तो उन डीओपी ने कहीं गुरदास मान जी की फिल्म शूट हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि एक लड़का है यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, उनको छोटे भाइयों की ज़रूरत थी मान साहब के, तो उन्होंने उस पर बुला लिया। उस मतलब ये ऐसे हवा, क्योंकि इंडस्ट्री में उस टाइम बहुत कम, दिलजीत पाजी थे, गिप्पी पाजी थे, जिमी शेरगल पाजी थे, मतलब 3-4 लोग थे। तो एकदम से हवा घूमी, सब जगह बात होनी शुरू हो गई कि यार वो एक नया लड़का है, गाना भी बढ़िया गाता है और एक्टिंग तो भाई ताबड़तोड़। क्यूट बॉय आया एक। मतलब मुझे तो तब तक तो पता ही नहीं था कि एक्टिंग है, ये एक्टिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर जैसे बोलते हैं ना कि कई चीज़ें ना आप काम करके सीखते हो। तो मैंने इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। उसके बाद गुरदास मान जी के साथ काम किया, पहली फिल्म में बीनू ढिल्लों, हमारे जसविंदर बल्ला जी, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। उसके बाद और फिल्में भी की। तो उसमें क्या था कि हर बंदे के साथ जब काम करते जाते हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हो। मतलब ये मैं सिंगिंग बोल सकता हूँ कि मेरे खून में थी, मुझे आती थी, अंदर से आती थी। बट एक्टिंग तो मुझे बताया गया कि भाई तू कर सकता है टाइप, वैसे शुरू हुआ। तो ऐसे शुरू हुआ मेरी पंजाबी फिल्म में एक्टिंग का। फिर मैंने गाने ऐसे चूज़ करने शुरू कर दिए। विच परदेसा में पूरी प्रॉपर एक्टिंग है, नखरे गाने में, बापू जिमीदार में। मतलब फिर मैंने गाने, हमने एक पैटर्न बना लिया, क्योंकि उससे पहले जो वीडियोस आती थी ना, लोगों को भी प्रॉब्लम थी बहुत कि परांदे की बात हो रही है, परांदा है ही नहीं लड़की के, गाना कुछ और बोल रहा है, वीडियो कुछ और बोल रही है कि ये। तो वो हमने जब वीडियो शूट करनी शुरू की वर्षा आर्ट्स के साथ, तो हर गाने का कॉन्सेप्ट रहता था। तो उस कॉन्सेप्ट में फिर एक्ट करते थे, एक्ट करके, और वो गाना लोगों तक पैन इंडिया जाने का, मतलब पंजाब से बाहर जाने का रीज़न भी यही बनता था कि वो गाने में एक स्टोरी होती थी जो गाने को बताती थी कि इस गाने में ये बात हो रही है। जैसे कि मेरा नखरे गाना था, उसमें भी जो मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थी हैप्पी फिर भाग जाएगी, वो मेरे नखरे गाने देख के मुझे ऑफर हुई थी। अच्छा। मतलब उन्होंने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी थी, उन्होंने मेरा गाना देखा, बोले कि हमें ऐसा कैरेक्टर चाहिए अपनी फिल्म के लिए। और इसकी भी स्टोरी है कि मुझे उन्होंने बॉम्बे बुलाया, मुझे फील होता रहा कि कलर येलो के ऑफिस में, आनंद एल राय सर के ऑफिस में, तो मुझे फील होता कि शायद इन्होंने मुझसे गाना गवाना है। मैं निखिल को साथ लेके गया, हम जाके ऐसे ऑफिस में बैठ गए उनके, और वो बोल रहे हैं कि मैं डायरेक्टर सर आए, मुदस्सर सर, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ। ये उन्होंने एक्सप्लेन करना कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि गाना बोलेंगे कि इसमें ये गाना है, ये गाना है, ये गाना है, भी ये गाना चाहिए, आप गा दो ना करके। एकदम से उन्होंने बोला कि अच्छा तो मैं ना सोच रहा हूँ कि उसकी मेन लीड पे आप काम करो। मैं कहा मेन लीड पे काम करो, हिंदी फिल्म ना। मैंने निखिल की तरफ देखा, निखिल मुझे बोल रहा है रिएक्ट मत करना भाई, मतलब आंखों ही आंखों में ना। तो हम बैठे हैं, तो वो थोड़ी चीज़ें, एक दो बातें और बोल के चले गए, और मुझे बोल रहे हैं कि आपके ऑपोजिट होगी सोनाक्षी सिन्हा। मैं अब तो मैं करूंगा। करूँगा नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि वो बात होगी देने वाला, जब भी देता छप्पड़ भी। एकदम से ये क्या गिरा भाई। तो बोले भी ये करना है। मैं कहा जी, उठ के चले गए। और मैं निखिल को बोल रहा हूँ कि भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था कि भाई ये। और उससे पहले ना ऐसी, इसके दौरान मुझे एक और फिल्म के ऑडिशन के लिए आया, स्क्रिप्ट आई, उन्होंने भी मेरे गाने देखे हुए थे, गाने की एक्टिंग देखी हुई थी, कास्टिंग मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से। उन्होंने मुझे एक सीन भेजा, और तब ये फिल्म मान लो कि शूट होनी थी। मुझे बोला कि हैप्पी फिर भाग जाएगी बात चल रही थी कि ये हम उसकी हम सेलेक्ट कर लेंगे
बट आपको एक सीन शूट करना पड़ेगा, हम देखना चाहते हैं आप पगड़ी बांध के या एक्ट कैसा करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सीन दिया, भाई मैं पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह 7 बजे का कॉल टाइम, मैं उनके ऑफिस चला गया, हमने सीन शूट किया और सीन शूट करते करते उन्होंने मुझे बोला कि डन है, हो गया डन। और मैं ऐसे करके घर पे जाके सोया रिलैक्स होके, मैं कहा यार शुक्र है ना भी हो गया। मैं बड़ा एक्साइटेड, और मैं चला गया कनाडा जाके एक मुझे और फिल्म का आया, मैंने सीन करके भेज दिया, सीन करके भेजा अपने फ़ोन पे ही शूट करके। और जो मेरे साथ जो मुझे क्यू दे रहा है वो टिपिकल पंजाबी बंदा जिसको हिंदी बोलनी बड़ी मुश्किल लग रही है, वो मुझे हिंदी में गंदे से क्यू दे रहा है। और मैं एक्टर फुल फील में, मैं फुल फील में दे रहा हूँ। पंगा का ऑडिशन था भाई, मैंने वो ऑडिशन भेज दिया तो उनको वो ऑडिशन पसंद आ गया। और अभी ये फिल्म शूट हो रही थी, शूट होनी थी भाई, दूसरी फिल्म डन हो गई। अच्छा, अरे अच्छा, ऐसा भी नहीं हो रहा कि पिक्चरें रिलीज हो जा रही हैं, काम दिख रहा है, नहीं ऑडिशन चल रहे हैं तो अगला भी आ रहा है। तो ऐसे पर मेरी गानों ने मुझे बहुत मतलब पर ये सब पंगा शुरू- में पता था आपको आपकी को एक्टर कौन है? हाँ, तो मुझे उन्होंने बताया कि ये कंगना की फिल्म के लिए आपका ऑडिशन हो रहा है। तो भाई फिर मैंने सोचा कि सोनाक्षी सिन्हा, कंगना जी, उनके साथ काम कर रहे हैं भाई, मजा आ गया। हाँ, अभी तक किसके साथ ज्यादा मजा आया? सलमान खान के साथ। सही पकड़े भाई वो सीन बताओ जब आपका पहली बार भाईजान से सामना हुआ, मतलब थोड़ा नर्वस तो हुए होगे आप? भाईजान का ऐसा बोलबाला है कि उनका सेट का माहौल ऐसे होता है कि आप किसी गांव में आ गए हो, इतने लोग होते हैं, मतलब गांव में कोई मेला है और लोग घूम रहे हैं, बट जहाँ फिर जब सलमान भाई आते हैं वहाँ पे तो सब ऐसे खड़े हो जाते हैं, और अगर सलमान भाई ने ऐसे देखा तो सब उधर देखते हैं। अच्छा, मतलब मैं उतना बड़ा स्टारडम मैंने नहीं देखा। और मैं फिर से वही बात कि ये चीज़ें कभी लाइफ में नहीं सोची थी यार। मैं जिस गांव से मैं आया हूँ, मैं अभी पिछले हफ्ते अपने गांव जाके आया हूँ, तो मैं क्योंकि अभी क्या कि रियलाइजेशन आपको कई चीज़ों की ना बहुत लेट होती है, जब आप भाग रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, कई चीज़ें आपको फील नहीं होती। तो मैं गांव में बैठा सोच रहा हूँ कि यार जब मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलता था बॉल के साथ, मैं वहाँ दीवार पे मारता था, खुद उठाता था, भागता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि मैं यहाँ से निकल के मैं बॉम्बे जाऊँगा, मैं चंडीगढ़ जाऊँगा। चंडीगढ़ जाने के लिए हफ्ता पहले प्लानिंग शुरू होती थी कि भाई चंडीगढ़ जाना है, कौन से रास्ते जाना पड़ेगा जहाँ से पुलिस नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास दिल्ली नंबर गाड़ी होती थी। अच्छा। लेंसर गाड़ी दिल्ली नंबर होती थी, दिल्ली नंबर को ऐसे पकड़ते थे वो। हाँ, अभी भी पकड़ते हैं तो वो सिर्फ कभी सोचा ही नहीं था कि भाई शाहरुख खान बाजी को मिल लिए, सलमान खान भाई के साथ काम कर लिया, कंगना के साथ काम कर लिया, नवाजुद्दीन भाई के साथ काम कर लिया, गुरदास मान जी के साथ काम कर लिया। गुरदास मान जी का आप देख लो कि मान साहब मेरे चाचा जी उनका शो देखने गए एक, जब हम छोटे छोटे थे, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और ये वापस आ रहे थे, उनको चोट लगी। जब भी कोई घर पे आता खबर लेने ऐसे पूछने आता था क्या हो गया, तो उन्होंने बोला है गुरदास मान जी का शो देखने गए थे चंडीगढ़, रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे दिमाग में चलना कि गुरदास मान जी, तब छोटे छोटे थे, पता नहीं था। धीरे धीरे फिर पता चला कि हमारे साथ वाले गांव में एक NRI है, उनके घर पे शादी है, उनके पहले दिन उनके घर पे जो है हरभजन मान लग रहे हैं, एक दिन छोड़ के शादी पे गुरदास मान लग रहे हैं। तो मेरे चाचा जी का थोड़ा बहुत जाना आना अच्छा था, अभी भी अच्छा है, पॉलिटिक्स में अच्छे हैं उनका, हमारा वहाँ पे। तो उनका क्या था कि मैं चाचा जी को पूछ रहा हूँ, चाचा जी हमें कार्ड आया है उनसे? बोल रहे क्यों? मैं कहा यार गुरदास मान उन्होंने लगना, मैं देखने जाना है। तो मैं हरभजन मान रात को लगे, हमारे ऐसे थोड़ा दूरी था, 1-2 किलोमीटर दूर था गाँव। हम गए, छोटे छोटे बच्चे, हम डांस कर रहे हैं, किसी ने नहीं रोका, ये चल रहा है ना। नेक्स्ट डे मैंने बोला चाचा जी मुझे कार्ड दे दो। बोले क्यों? मैं मुझे कार्ड दूंगा, ऐसा ना होगा कोई मुझे रोक ले कि भाई तू कहाँ घूम रहा है। मैं बोलूँगा देख इन्विटेशन है मेरे पास। तो भाई रात को पूरी तैयारी होगी कि कल जाएंगे गुरदास मान जी देखेंगे। रात को उनकी दादी की डेथ हो गई। हाँ, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मतलब इतना दुख उनको घर वालों को नहीं हुआ होगा जितना हमें हो गया इस चीज़ का कि यार गुरदास मान मिस हो गया। उस टाइम की बात है। और मुझे मेरी इंडस्ट्री में आने के दूसरे तीसरे साल ही मैं गुरदास मान जी के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे अपने मैं उनके घर पे जाके मैं बैठता हूँ। वो मुझे बच्चों की तरह, अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं। उनके घर वाले खाना बना के लेके आ रहे हैं मेरे लिए। मतलब मेरे लिए तो ये ऐसा हो गया था कि यार भी मैं अगर कुछ और भी सोच लेता यार, मतलब इससे ऊपर फिर वो ये भी था माइंड में। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बोल के नहीं, उनको ऑब्जर्व करके ये सीखा कि यार कितना काम कर लेगा तू, इनसे बड़ा नहीं हो सकता।
कितना काम कर लूँगा मैं, अगर मैं सोचूं कि मैं क्या कर दूँ ऐसा, या मैं गुरदास मान जी से ऊपर, या मैं क्या कर दूँ ऐसा मैं सलमान खान से ऊपर हो जाऊँ। लाइफ लंबी है, अलग चीज़ है, बट आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि मैं ऐसा क्या कर दूंगा, आज मैं गुरदास मान जी के साथ बैठ के मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वहाँ पे जसी जसी होने लगे। यार वो बड़े लेजेंड बंदे हैं, उनके सामने आप मतलब वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। मतलब ये मेरे लिए तो मैं ब्लेसिंग ही मानता हूँ कि हम पहले ही पता नहीं किस थॉट में बैठ के मैनिफेस्ट किया होगा, किस में बैठ के ऐसे दिमाग में आ गया होगा कि यार कभी अगर ये हो जाए तो वो हो गया। मेरे साथ भगवान, मेरा रिलेशन भगवान के साथ अच्छा है। जो सोचा है भाई सब कुछ हुआ है, तो मैं सोचना नहीं बंद करता। मैं हमेशा अच्छा सोचना चाहता हूँ और अच्छा सोचता हूँ। जब भी नेगेटिव थॉट कोई माइंड में आता है तो सिर्फ अपने आप को ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई माड़ा तो सोचना ही नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। आज तक ऐसी सिचुएशन से भगवान बचा के लेके आया है, यहाँ तक लेके आया है, खुद हाथ पकड़ के लेके आया है, आगे भी जाएगा। पाजी थोड़ा सेट की बताओ, मुझे जानना है सलमान खान भाई की शूटिंग का सेट कैसा होता है, और उसमें थोड़ी वहाँ की मस्ती बताओ। आप मूवी पूरी करी हुई है, थोड़ा बताओ। उसके लिए तो भाई तुझे सेट पे लेके चलेंगे। और भाई आफ्टर पार्टी भी होती है। भाई सलमान भाई के सेट की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि वहाँ पे हर आर्टिस्ट को ना उतना ही ट्रीटमेंट मिलता है, वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं वो जैसा सलमान भाई को खुद मिलता है। उनका टेंट लगा होता है, उनकी वैन होती है फूड वाली, जो बीइंग हंगरी नाम के उनका शेफ़ है वहाँ पे, जो खाना बनाता है। जो सलमान भाई को मिलेगा वहाँ पे आपको मिलेगा बैठ के। तो टेंट में भाई ने बोलना है कि लंच ब्रेक हुई है, सब मेरे टेंट में आ जाओ, तो वहाँ बैठ के लंच सब ने एक साथ खाना। मतलब वैसी फील है वहाँ की। और मतलब मुझे तो उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, मतलब उन्होंने बोलना जस्सी पाजी, तो मतलब मैं अपने आप में ऐसे हो जाना कि मुझे पाजी बोल रहे हैं वो। तो फिर मैं सोचना कि यार ये पाजी, ये पंजाब का पाजी है। मतलब पंजाब में अगर पंजाब से कोई आया है, ये पंजाब की देन है मुझे, कि मतलब मैं पंजाब से हूँ, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। और मैं पंजाब से हूँ इसलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि ये मुझे पाजी कह के बोल रहे हैं, कि पाजी का मतलब ब्रदर, बड़ा भाई बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ पे। बट उनका तो भाई जो है ना, वो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो देखना पड़ेगा आपको। बट ये है कि भाई मजा है। डर लगा दिलदार आपको कभी? बंदा। किसी दिन वो गुस्से में है, भाई का मूड आज खराब है, आज सबको टाइट रहना है सेट पे, ऐसा हुआ है कभी? मेरा नेचर रहा है शुरू से। आपने पूछा कंगना के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं अपनी लाइन नहीं क्रॉस करता किसी के भी साथ जब मैं काम करता हूँ। लाइन क्रॉस इन द सेंस कि मैं ज़्यादा, अगर मुझे पता है कि मेरा ये सलमान भाई है, ये मैं हूँ, ये कंगना है, या कुछ भी, मैं कौन हूँ, ये कौन है, या कुछ भी, मैं उसके ऊपर जाके बात नहीं करता। मैं चुप रहना बेहतर समझता हूँ। मतलब हम कपिल शर्मा के शो पे हम गए, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला यार तू बोला ही नहीं कुछ, तूने यार तू बोला। मैं कहा यार मैं कैसा क्या कर दूँ, मैं सलमान खान से ऊपर चला जाऊँगा यार वहाँ पे कपिल शर्मा के शो पे बैठ के। ठीक है भाई बोल रहे हैं यार, वो मुझे पाजी कह के बोल रहे हैं, मुझे माइक दे रहे हैं गाने के लिए, मैं गा रहा हूँ, सिंपल इतना ही, और मैं क्या कर दूँ, ठीक है डन है। तो मतलब एक वो मेरा शुरू से फंडा रहा है कि लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो मेरे साथ आज तक किसी का ऐसे नहीं हुआ कि मैं सेट पे किसी का झगड़ा हो गया, किसी ने मुझे रूड बोल दिया, क्योंकि मैंने एक अपनी वो बना के रखी हुई है कि भाई मैं किसी को बोलूँगा नहीं, वही मुझे ना बोले। मैं काम करने आया हूँ और मैं सीरियसली मैं काम बड़ा दिल से करता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि जब कोई, जैसे एक हमने फिल्म की सोनम गुप्ता बेवफा है, बदायूं में शूट की, बॉलीवुड फिल्म थी वो, कोविड आ गया, ये हो गया, तो उसमें फिर ZEE5 पे रिलीज़ हुई। अच्छी फिल्म थी वो जो नोट था ना 10 का, जिस पे सोनम गुप्ता, उसका कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने मुझे ना बोले कि यूपी का फ्लेवर रखना है, और अगर तुम थोड़ी बहुत वैसी लैंग्वेज पे कर लो। तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रहा था वो करना ना। तो भाई जब मैं शूट कर रहा था ना, तो मेरे दिल में यही चल रहा था कि यार कहीं डायरेक्टर के दिल में ये ना आ जाए मैंने यार कास्टिंग गलत कर ली। तो मतलब मैं एक दिन पहले सीन मंगवाता था, मैं रटता था, रट्टा लगाने के बाद फिर मैं उसको समझता था। मतलब मैंने बहुत मेहनत की उसके ऊपर। मुझे होता था कि यार मैं कभी ये ना बोल दे बंदा कि यार इसको पैसे दिए यार उतना काम नहीं करके गया ये, कि ये हाँ ठीक है बाकी फिल्म चलनी ना चलनी अलग चीज़ है, बट आप काम अपने इतने दिल से कर दो कि बंदे को, सामने वाले को पता हो कि यार इसने दिल से काम किया है, ये इसने अपना बेस्ट दिया है। अगर इससे बेस्ट नहीं हो जहाँ इससे बेस्ट नहीं निकल पाया तो शायद ये इतने कैपेबल है, और मैंने इसका बेस्ट ले लिया। तभी जितने डायरेक्टर्स हैं ना वो आपसे आपका बेस्ट मांगते हैं, वो आपका बेस्ट निकलवाते हैं। कई बार आपको नहीं पता होता, वो आपको सिखा के बता के निकलवाते हैं। तो मतलब तो वैसे आप कितने टेक देते हो? जैसे मान लो
कि 2-3 टेक जा रहे थे आपके एक्टिंग करते हुए, या फिर बट डिपेंड करता है, सीन पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ। कई सीन होते हैं, कोई बहुत रिलैक्स सीन होते हैं जहाँ पे ऐसे बैठ के सिर खुरचना है ऐसे बैठ के खुरक रहे हो, तू क्या उसमें अभी क्या, उसमें क्या रीटेक लेना है कई सीन होते हैं, इमोशनल सीन होते हैं, कई होते हैं लंबे सीन होते हैं, लंबे सीन होते हैं। रोमांटिक सीन में आपकी थोड़ी फटी थी जब आपके सामने सोनाक्षी सिन्हा है या कंगना है, मतलब वो थोड़ा सेंटी वेंटी हग वग करना है, तो थोड़ा ऐसा नर्वस हुए थे कि भाई मैं कहाँ था अभी कुछ टाइम पहले, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? रोमांटिक सीन करवा रहे सोचना चाह रहा हूँ मैं कि कैसे इसको अच्छे से बच के निकलूं। बच के निकलने की मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम मेरी क्या फीलिंग थी। अभी मैं क्या होता है, कई चीज़ें मैं फिर वही, आप इतना दौड़ते हो जिंदगी में, कई चीज़ें आप मिस कर जाते हो। जैसे मैंने आपको 1-2 किस्से बताए कि मैं आज अगर सोचता हूँ तो मैं उसके बारे में कुछ अच्छे से सोच सकता हूँ, पहले नहीं दिमाग में था। बट हाँ, ये इस चीज़ की बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे कि जिन लोगों को मैं टीवी पे थिएटर में देखता था, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ आज के टाइम पे ना, मैं उनका हाथ पकड़ रहा हूँ या मैं हग कर रहा हूँ, मतलब वो चीज़ें अपने आप पर क्या है कि उस टाइम जब आप सीन कर रहे होते ना, आपके दिमाग में कोई और थॉट ही नहीं आता। फिर ऐसे होता है कि यार भाई ये टेक अच्छे से हो जाए ये ना हो फिर से वही बात मेरी वजह से ना हो। क्योंकि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जब खड़े होते हैं ना भाई, पीयूष मिश्रा जी खड़े हैं यार, जिम्मी भाई खड़े हैं, सोनाक्षी सिन्हा खड़ी है, तो अगर मान लो आधा प्रेशर तो ये रहता है कि अगर आपकी वजह से खराब हो गया, इन्होंने बोलना है यार तैयारी करके आता बट बोलता नहीं है कोई, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, अंदर ही अंदर लेता है फिर प्रेशर से ना, फिर अगला टेक भी खराब होता है। हाँ, तो मतलब वो बोलता तो कोई नहीं है, बट आप अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देते हो कि भाई अगर ये ऐसे ना बोल दे कहीं कि यार कहाँ से ले आए इसे, तो उस टाइम इतना दिमाग में नहीं आता। बट हाँ, एक ये मेरे लिए एक, मैं फिर से वही बोलूँगा कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैंने हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरे लिए वो लर्निंग थी। मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग से, मैं कोई ऐसे नहीं हूँ कि मेरे घर पे कोई बहुत बड़ा एक्टर था जिससे मैं सीख के आया हूँ। मेरी तो यही है, अगर ठीक है जी रोमांस करना लड़कियों से सीख लिया बाकी स्माइल तो भगवान की देन है। स्माइल जो है आपकी स्माइल में कुछ है पाजी, वैसे वो कर जाती है काम लड़कियों पे और लड़कियों से नहीं मेरे को नहीं होती पर मैंने बहुत लड़कियों से आपकी जो फैंस है उनसे सुना है कि जस्सी भाई की स्माइल में कुछ है। एक तो ये थैंक्स है भगवान का, दूसरा मॉम डैड का, जीन्स का, अभी तो यही बोल सकते हैं भाई। ये तो शक्ल तो ऐसी चीज़ है ब्रो, ये इस पे तो कंट्रोल ही नहीं है। इस पे तो कंट्रोल, ये तो किसी ने दी है, ये चीज़ें तो ब्लेसिंग्स हैं। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं आज मान करके बैठ जाऊँ इसके ऊपर कि आई मेरे जितना तो अच्छा ही नहीं है कोई भाई, खूबसूरत नहीं दिखता। और ये ऐसी चीज़ है कि ऐसे भी कुछ एक सेकंड की गेम है यार, कुछ नहीं पता चलता कि कुछ कहीं देखो कितने अच्छे अच्छे होते हैं, किसी के मुंह पे कोई चोट लग गई, ख़राब हो गई शक्ल, तो मतलब शक्ल का नहीं, बंदा दिल से अच्छा हो ज़्यादा अच्छा। और मुझे किसी ने पूछा कि तू क्या सोचता है आज से 15 साल बाद, क्या सोचता है तू, तेरे को लोग कैसे देखें, क्या एक्टर देखें, सिंगर देखें। मैं कहा यार मैं सच्ची बताऊं तो मुझे ऐसे नहीं होता कि मुझे ऐसे हो कि बंदा बोले कि जितना भी इसने काम किया अच्छा काम किया है, ठीक है। और ये नहीं है कि किसी का बुरा नहीं किया, जो मैं सोचता ही नहीं हूँ, दिमाग में नहीं ऐसे होता कि यार, ऐसे होता है कि किसी का बुरा ना करो, सिंपल चीज़ है। एंड ऑफ द डे आपको लोग इसलिए प्यार करेंगे कि आप अच्छे इंसान हो। आपके गाने कितने हिट हैं, आपकी फिल्में कितनी हिट हैं, आपकी एक ऐसी हरकत आपके सब चीज़ों पे पानी फेर सकती है। सारे बड़ा पहाड़ जितना आपने बनाया सब पे पानी फेर सकती है। आपकी एक गलती चाहे बोल लो आपकी कोई ऐसी चीज़ कि जो किसी को ठेस पहुंचा दे, किसी के दिल को, तो मतलब उससे अच्छा यही है कि भी इंसान अच्छे बनो, गाने अपने आप अच्छे बनेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके काम से झलकती हैं चीज़ें। हम बोलते हैं कि आप किसी भी आर्टिस्ट के गाने उठा के देख लो, आपको उसके गानों से आप मतलब ज़्यादा नहीं तो 50-60% उस आर्टिस्ट के बारे में जानना शुरू कर सकते हो। पता चल जाती है कि ये कैसा बंदा होगा, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसको कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये बंदा कैसा है। फिर आजकल तो ये इंटरव्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं इंटरव्यू से मुझे बहुत डर लगता था भाई, ये अच्छा सीन है पॉडकास्ट का। डर क्यों लगता था इंटरव्यू से? यार डर लगता था इसलिए कि ये ना पूछते कुछ और थे, एक पर्टिकुलर चीज निकलवाना चाहते हैं आपसे, और वो करके फिर टाइटल फिर रोते हैं उस बात को, फिर उसके आप कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं या वो वो ना उसका भी सीन एक
किस्सा मैंने पहले 1-2 बार सुनाया हुआ है 1-2 चीज़ जगह पे ये, बट मैं फिर से वो बताता हूँ आपको कि एक बार क्या हुआ कि हमारे ना पंजाब में बहुत एक मतलब बहुत बुरी हरकत की किसी ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होगी, हमारी गुरु ग्रंथ साहब जी की। तो उस टाइम पे क्या था कि सारा पंजाब में बहुत गुस्सा था, मतलब सब लोगों में, सब बहुत इमोशनली बहुत हर्ट हो रखे थे। तो भाई दिवाली थी उसके बाद, तो इंटरव्यू वाले किसी के हम लॉन्च पे गए, उन्होंने हमें बुलाया और बड़े आर्टिस्ट भी आए हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने बब्बल, हम बोल रहे हैं कि भाई देख हम बहुत छोटे हैं, हम कोई बात नहीं करेंगे, कुछ भी पूछेंगे कई बार कुछ गलत निकल जाता है कि बड़े लोग बैठेंगे अपने आप बात करेंगे, हम बैठेंगे हम बोलेंगे कि ये बता देंगे आपको ना कुछ भी अगर आपको पूछना है। तो बोले ठीक है जी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बोले 101 करेंगे। इधर ले गए खड़े, एक इंटरव्यू कर रही है लड़की, पूछ रही है अच्छा तो कैसे आप दिवाली कैसे मनाते हो। मैं कहा जी कैसे मनाते हैं, पहले मनाते थे छोटे होते, बड़ा मज़ा होता था, पटाखे बजाते थे, ये करते थे वो करते थे, अभी तो कोई इतना है नहीं। बोले फिर भी, मैं कहा अभी तो क्या होता, दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी कर लेते हैं, पार्टी नहीं करते, बैठ के फंक्शन कर लिया। मैंने जनरली ऐसे बता दी कि अभी हमारी लाइफ का ये है। भाई हम इंटरव्यू देके घर चले गए और गालियाँ पड़ रही हैं, गालियाँ मतलब ऐसी गालियाँ पड़ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैंने कोई गाना या मेरी कोई किसी को कोई गलत बोलते वीडियो या कुछ ऐसा, किसी ने मुझे वीडियो बोली, उसका टाइटल कि पूरा पंजाब मनाएगा काली दिवाली, जस्सी बब्बल करेंगे पार्टी। अरे भाई मेरी को तो ऐसी चढ़ी, मैंने उस रिपोर्टर को फ़ोन किया, मैं कहा ये क्या है भाई। पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, रात हो गई थी। मैं कहा भाई इसको ये मैंने कब बोला ये। बोली कि मैं तो सारा डेटा लेके जाती हूँ, एडिटर को देती हूँ, एडिटर एडिट करता है, वो कैप्शन बनाता है, वो हेडलाइन देता है उसको, और मैं कहा यार इसको डिलीट करवा। पर डिलीट जब तक करवानी तब तक तो निकल गई थी। तो उसके बाद मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। हाँ जैसे फिल्मों की इंटरव्यूज़ होगी ये वो कर लेते हैं, बट जब कोई ऐसे बोलते हैं कि भाई आपकी इंटरव्यू करनी है मैं आऊँगा, मुझे बहुत डर लगने लगता है। मैं बहुत मतलब मुझे पीस पसंद है यार ब्रो। मुझे होता है मैं नेगेटिविटी, वैसे तो पार्ट है, हिस्सा है हमारी इंडस्ट्री का, हर किसी की लाइफ का कि नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, बट मुझे होता है कि यार जितना पॉजिटिव रहे, पीस रहे, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाजी मेरे को लगता है आप इतने पॉजिटिव हो ना, आपके हेटर्स भी नहीं होंगे यार। जैसे चलो वो तो आपने एक स्टेटमेंट लोगों ने गलत तरीके से ले ली, लेकिन उसके बाद भी लगता नहीं हो तो बढ़िया ही है यार। क्या कमी निकाल लो लौंडे में बढ़िया ही है। बट भाई जब किसी की गर्लफ्रेंड बोलती है ना कि मुझे जस्सी गर्ल बड़ा अच्छा लगता है ये हर किसी की बोलती है, दिक्कत ही तो ये है। देखा इसको भी पर्सनल लग रहा है। है, मजाक कर रहा हूँ, बट ये देखो ये मेंटालिटी है हर बंदे की। अगर मेरे घर पे भी मेरी सिस्टर बोले कि यार मुझे ये सिंगर बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अभी तो चलो मैरिड हैं, बड़े हो गए कल को, बट अभी तो समझ आ गई ये चीज़। अगर उस टाइम जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं भी इंसिक्योर होऊंगा, मुझे होगा यार नहीं यार क्यों, हमारे जैसे ही है वो, यहाँ से तो गया है। तो वो होता है, तो वो था बीच में। मुझे कई बार लगता भी है, तो मैंने एक बार पहले मुझे बड़ा फील होता था, तो मैं बड़ा चिढ़ता था इस बात की, यार भाई मैंने किया क्या है, मतलब मैंने क्या ऐसा बुरा कर दिया। मैं गाने गाता हूँ, मेरे गाने कुछ अच्छे हों कुछ नहीं अच्छे होंगे, अगर नहीं अच्छे हैं तो भाई ना सुनो, ठीक है ना सुनो, जिसको अच्छे लगते हैं वो सुन लेंगे। आज के टाइम पे भी वही है ना यार, स्ट्रीमिंग करने जाएगा बंदा जिस आर्टिस्ट को वो पसंद करता होगा, या जिसका गाना अच्छा लगेगा वो सुन लेगा, बाकी नहीं सुनेगा, उसके स्ट्रीम में उसके पैसे नहीं काउंट होंगे, वो नहीं आएगा स्ट्रीम में, यही है। बट जाके किसी को गाली निकाल के, पता नहीं उसमें क्या मजा आता है मुझे लगता है, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वो कई बार बंदा डीप चला जाता है ना सोच में तो मैं सोचता हूँ क्या चल रहा होगा इसके माइंड में ना, क्या सोचा होगा इसने, इसको क्या लग रहा होगा इस टाइम अगर इसने ये कमेंट किया है। फिर मैं मज़े भी लेता हूँ कई बार, फिर मैं कई बार कुछ ऐसा फनी कमेंट आया होता नेगेटिव है, फिर हम उसको पढ़ के हंसते भी है। मैं यार क्या है इसको क्या बताऊं। छोड़ो ना पाजी, तो इस टॉपिक को ज्यादा खींचते भी नहीं, छोड़ो ना, बाद में जाए। अब हम जादूगरियां पे आते हैं भाई। थोड़ी आपकी नई ईपी नए गानों की बात करते हैं। बढ़िया ड्रिल बीट आपने यूज करे, उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है पाजी। उसमें एलियन कह लो, यूनिवर्स में आप घूम रहे हो, अलग ही सीन है। एक आया कैसे माइंड में कि भाई मैं यूनिवर्स दिखाता हूँ और मतलब एलियन मेरे को लेके जा। देखो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं जो देना चाहूंगा वो अगम अजीम का, वीडियो डायरेक्टर्स का। इसमें इस गाने में मेरा 1% थॉट नहीं था कि मुझे ऐसा वीडियो बनाना है। मैंने क्योंकि मैं ना शुरू से, जैसे मैं विरसा आर्ट्स के साथ काम करता था, खैरे के साथ, मैं ना टीम में काम करने में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं करता हूँ कि
जो बंदे आपके साथ हैं वो टीम में अगर काम करें तो मैं उनको गाने बेचता रहता था। तो उन्होंने मुझे सुन के बोला कि बाजी इस गाने का हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं बोला क्या? उन्होंने बोला कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम स्पेस में जाना हम VFX करेंगे। मैं कहा VFX में खर्चा बहुत होता है। बोला बाजी कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, अपनी नॉर्मल वीडियो जितना हो जाएगा। मैं कहा जी ठीक है। तो उनका थॉट था ये, उनका कॉन्सेप्ट था, उनका ही विजन था, मेरा सिर्फ गाना था। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने बोला कि ऐसा वीडियो करो, बट उन्होंने ये गाने का सुना कि कैसी जादूगरियाँ गल्लां तेरियां तेरे ना सुपने च करियां, खुला सीगा टाइम, मतलब वो उसमें उस गाने में वो आसमानी बातें हैं। हाँ, कि सपने में बात हो रही बातें है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि तो उनका थॉट उस तरीके से चला। बट वो बहुत टैलेंटेड बंदे हैं। मैं उनके साथ और भी वीडियोस कर रहा हूँ, अच्छी खासी हमारी वीडियोस। अभी जट तेरे शहर च अभी जो मुनव्वर के साथ मेरी वीडियो आई थी, वो भी बहुत डिफरेंट वीडियो की थी उन्होंने। मतलब वो उनका विजन बड़ा अच्छा है। वो आज के टाइम पे मुझे बेस्ट वीडियो डायरेक्टर लगते हैं। मतलब वो इंडस्ट्री के, बॉलीवुड में भी आप लगा लो, बेस्ट। और इसके VFX के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ना इस जादूगरियां की वीडियो के लिए। कमेंट्स में जाके, मतलब नाम तो मैं नहीं लूँगा, बोलते हैं कि इसके VFX तो यार भाई उससे भी अच्छे हैं। आदि पुरुष से तो अच्छे। भाई तू बोल, मैं क्यों बोला? देखो मैं तो बोल भाई सकता मैंने हूँ। कुछ नहीं बोला। मेरे को तो अच्छे लगे। देखो तेरे को लगे ठीक है भाई, मैं क्यों बोलूँ उससे अच्छे? भाई इस EP में एक और बहुत स्पेशल गाना है, एक तेरा प्यार। जी, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यार। आपके लिए उसकी वीडियो भी बहुत स्पेशल आ रही है। मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस मैं यार वीडियो के बारे में नहीं बताऊंगा। वो अच्छा। मुझे तो पॉडकास्ट उसके वीडियो की बात। वीडियो के कब रिलीज हो रही है वीडियो? मैं उसके बर्थडे पे कर रहा हूँ। कब है? रूजस के कब है? 3rd मार्च। हाँ तो उसके बाद ही डाल देंगे क्या होगा। इसका भी 3 मार्च। आते आवाज। तभी तो वियतनाम जा रहे हैं। बब्बल का भी बब्बल भी 3rd मार्च। अरे वाह। हाँ, पाइसेस ना। हाँ। तो वो गाना मेरे लिए इसलिए बड़ा स्पेशल है कि वो जो गाना मैंने रिकॉर्ड किया, तो मेरे साथ उस दिन मैं रूजस को स्टूडियो साथ ले गया था, मेरी बेटी को। तो मैं, जैसे मैंने बताया ना कि मैं, बच्चे होने के बाद ना आप बहुत चेंज होते हो। आपको रियलाइज़ होता है कि आप लाइफ में आए कैसे थे, आप कैसे कैसे आपने ग्रोथ की है। आज अगर आप बोलते हो कि माँ बाप को या इसको नहीं पता है, मुझे ज़्यादा पता है, ये चीज़ें फिर धीरे धीरे आपकी ना क्लियर होती हैं कि भाई मैं भी ऐसी था, मैं भी ऐसी हूँ, और इतनी मेरी केयर जितनी मैं आज अपने बच्चों की कर रहा हूँ, इतनी केयर से मुझे मेरे माँ बाप ने पाला है। तो इसलिए मेरी अटैचमेंट, मेरा पहला बेटा तो मेरा भी 1 साल का होगा 10 मार्च को, बट बेटी के साथ मेरी अटैचमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है कि वो मेरा पहला बच्चा था और उसने मेरी थिंकिंग, मेरी लाइफ, मेरे सोचने का मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज की है। मतलब लाइफ को लेके मैं बहुत, उसके बाद मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज होगी, मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो गया वो, मतलब उसके बाद। तो उसके लिए मैं उससे बड़ा अटैच हूँ। तो उस बार वो जब आई तो मैंने बोला मैं इसको दिखाऊँ। जब मुझे फ़ोन करती है उधर से, पापा क्या मैं जॉब पे हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब जॉब पे जाते हैं। पापा जॉब पे, मैं कहा मैं स्टूडियो आया हूँ। तो बोले स्टूडियो क्या करते हो? मैं कहा चल तेरे को दिखा के लेके आता हूँ क्या करते हैं। तो मैं लेके गया स्टूडियो। तो मैं उस दिन ये गाना रिकॉर्ड करना था, तो मैंने बिठाया उसको, बैठी है सामने और मैं गा रहा हूँ और वो इन्जॉय कर रही है पूरा अच्छे से ना। तो वो खुश है बहुत और मैं फील कर रहा हूँ कि खुश है, और मैंने सारा गाना उसको देख के गा दिया सब ना ऐसे। और वो गाना गाया, उसके बाद उसकी कुशागर जो आपके पास आया था, वो उसकी हारमोनीज़ रिकॉर्ड कर रहा है और वो मेरे कंधे के पीछे बैठ के वाइब कर रही है और मुझे बोल रही है पापा मैं इस गाने में आ सकती हूँ? मैं क्या हाँ क्यों नहीं आ सकती। फिर बोलती है पापा इसी गाने में आना है। पहले बोलती मैं आपके गाने में आ सकती हूँ, फिर बोली मैं इसी गाने में आना। मैं क्या हाँ इसी गाने में आना। तो उस दिन मेरे माइंड में आया यार क्यों ना हम लवर्स की स्टोरीज़ बहुत बताते हैं ना, कि यार प्यार तो सिर्फ आप गर्लफ्रेंड से या नहीं कर सकते ना। प्यार तो ऐसी चीज़ है कि आपको अपने माँ बाप से भी है। प्यार वर्ड एक आपने बना दिया कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, बट वो प्यार जो सबसे प्योर है वो या तो आपके माँ बाप का आपसे है या आपका अपने बच्चों से है। जब आपको पता चलता है कि ये मेरा खून है, मेरा पार्ट है, ये जो चलता फिरता है ना, तो वो उस चीज़ की वजह से मेरे लिए बहुत स्पेशल। और मैंने फिर सोचा कि इसकी वीडियो मैं ऐसी ही शुरू करूँगा कि जहाँ मेरे कंधे पे बैठ के बोल रही है कि पापा मैं आपके किसी गाने में आ सकती हूँ, पापा इसी गाने में आना है। तो फिर उसके बाद फिर हम इसका वीडियो शूट करें। पाजी हो जाए, कुछ लाइनें हो जाए गाने की, मजा आ जाएगा। हाय ना तेनू प्यार दिया मैं
तेरी नजर उतार दिया मैं जे रब देवे 100 वारी जिंदगी हर वारी ते तो वार दिया मैं एक खाब आया ਏ जी दे विच तू दिसे वेख तेरा प्यार आया ਏ मेरे हिस्से वेख तेरा। वाह 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 आज आपका इसका एक अंतरा मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाय अंबरों तारे तोड़ ले आवा एक तेरे ਲਈ छोटी ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਰਹਿਣੀ ਏ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲਿਆ ਏ ਜੱਗ ਭੁੱਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਏ मेरे हिस्से एक तेरा। वाह 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 मजा आ गया। तो हर गाने के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं आपके, तो इस गाने से मेरे इमोशंस ऐसे जुड़े हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। इसकी मैक्सिमम रील्स लोग अपने बच्चों के साथ डाल रहे हैं तो एक मैसेज भी क्या कि आपको बताना होता है कि एक डिलीवर हो गया कि उनको लगा कि यार प्यार की बात हो रही, तो प्यार का मतलब ये नहीं कि लवर्स का प्यार, यार आपका प्यार किसी अपने दोस्त से हो सकता है, आपकी मॉम डैड से हो सकता है, अपनी सिस्टर से हो सकता है, आप किसी के लिए भी डेडिकेट कर सकते हैं। अमेजिंग पाजी, आपका वैसे गला अगर अलाउ करे तो मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ, रीजा, वो बहुत बहुत प्यारा गाना है। हो जाए पाजी, हो जाए अब तो। समझ नहीं आई किदां तू मेरे तो ऐना दूर होई, दिल तेरा भी ना करदा सी हालातां तो मजबूर होई, पर मिल जांदी जे मैनू तू, मिल जांदी जे मैनू तू, मिल जांदा रब ते आउण लई, दिल विच रीझां बड़ियां सी तेरे नाल जिंदगी जीउण लई। वाह 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 वाह। थोड़ा गला आजकल खराब चल रहा है, खराश आ रही है, बट ठीक है, गा मैं अच्छा लेता हूँ भाई। एक सेकंड गिरिया देख, मैंने यही बोला था ये मैं बताऊंगा नहीं, बट मैंने बोला था मैं नहीं बताऊंगा क्या चक्कर है, लोचा गया ये नहीं बताया, यही चक्कर है। अच्छा बादशाह भाई क्या बोल के गए थे वो तो बता दो, चलो बता दो। बच्चा भाई का तो ऑन रिकॉर्ड ही था। अच्छा, record पे है, Record था। भाई हम कुछ नहीं छुपाते, हमारी जनता को पता है ये माइक नकली है, कुछ नहीं छुपाना भाई जनता से। माइक चेक, नो माइक चेक। देखो आप चले जाओगे फिर हमें लगेगा कि यार ये गाना और गवा लेते पाजी से तो मजा आ जाता। ये तो वही भाई आपका बेस्ट जो है, शो करवा रहे हो आप, शो हमारे लिए लाइव कॉन्सर्ट। बापू जिम्मेदार हो जाए एक बार। हाँ ओके, सो मैं इसका ना जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो सुनाता हूँ, पार्ट ज्यादा अच्छा ये बेस्ट हो जाएगा। ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਜਦ ਸੂਰਜ ਜਨਾਬ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਐਸ਼, ਬਾਪੂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਾਰੇ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਐਸ਼, बापू जिमीदार कित्थों लेके देवे कार। वाह जी वाह, आइकॉनिक गाना है भाई, वाह, बहुत वाह। क्रेजी। और भाई आपके अभी इतने गाने और इतनी सारी बातें रह गई हैं, जिसके लिए हमने सेकंड पॉडकास्ट डिसाइड कर लिया, जो होगा पाजी की घर की छत पे, और वो भी बहुत जल्द होगा। बट फिलहाल पाजी हम आपको इजाजत देंगे, बहुत थका दिया हमने थैंक यू आपको। सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सही बता रहे हैं। नहीं मैं सच्ची बताऊं तो मुझे देखो, जैसे मैंने पहले बताया मैं बहुत डरता हूँ इंटरव्यू से, बट जैसे हम इससे पहले मिले, हमारा बहुत टाइम से प्लान भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं पहले मेरे दिमाग में था कि मैं करूँ या ना करूँ, पहले बट जब मैं आपसे मिला, हमने उसके बाद हम अंकुश की शादी पे मिले, तो उसके बाद मुझे लगा यार नहीं, चिल बंदे हैं यार, ये क्या नेगेटिविटी करेंगे यार। नहीं पाजी, और मुझे सच्ची में बड़ा मज़ा आया आपके साथ बैठ के, क्योंकि वही बात हुई कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, पॉजिटिव चीज़ें जानी चाहिए।
नहीं पाजी, जेन्युइनली हमको बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और सच बताऊं तो हमने भी कुछ सोचा नहीं था कि आपके साथ चिल करेंगे या पार्टी करेंगे या बैठ के पॉडकास्ट भी करेंगे। आपसे मैंने उस टाइम भी कहा था पहले जब मिले। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम तीनों की। पर आपके हम तीनों एक तरीके से लगा लो परमानेंट भाई हो गए हैं कि भाई कभी भी आपको इंटरव्यू जैसी या पॉडकास्ट करना है तो हमेशा हम आपके लिए खड़े हैं। और पाजी एक कन्फेशन और मैं आपको करना चाहूंगा कि जैसे आप सोच रहे थे ना कि यार मैं सलमान भाई के साथ बैठ मूवी कर ली, अब मैं क्या मांगू? तो हम भी वैसे आपके फैंस रहे हैं कि अब ऐसे 9X स्टेशन पे आपका गाना सुन लिया और आपके गानों पे वाइब कर लिया। अब मैं यही बोला, जब कई बार क्या होता है ना, मुझे कोई मैसेज करता है या कोई मिलता है, बोलेंगे पाजी जब मैं स्कूल में था ना तब आपका गाना आता था। ओ मैं सोचता भाई मैं इतना पुराना हूँ, तू आज तेरी शादी हो गई है भाई, हैं? मुझे फिर मैं फील करता हूँ कि यार ये ब्लेसिंग है, मैं 14 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और भगवान की दया से अभी भी इतना अच्छा काम है, सब लोग जानते हैं। और मुझे सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग लगती है, सबसे बड़ी चीज़ लगती है, वो लगती है कि आज के टाइम आपकी शक्ल से, आपके नाम से अगर आपको जानते हैं लोग, ये सबसे बड़ी। और सब आप कहीं भी देख लो, कितने लोग हैं जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, उनको होता है कि मुझे फेमस होना है, मेरी शक्ल है। और ये आर्टिस्ट को सबसे बड़ी ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आर्टिस्ट के पास ही है, जिसका नाम भी जाता है, जिसकी आवाज़ भी जाती है, जिसकी शक्ल भी जाती है। और जब लोग जुड़ते हैं फिर आपकी आवाज़, मतलब आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही, आपका गाना चल रहा है कहीं, तो आपको उनको पता चल जाता है यार ये उसका गाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पाजी आप की बातें इतनी पॉजिटिव हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, गिफ्ट लेके और हाँ और आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, तो आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। ये हमारी मर्च है, हमने अभी लॉन्च कर दिया। मैं चाहता हूँ आप देखो कैसा डिजाइन है। वाह, ये तो भाई वो है, ये हुडी है, ये तो थोड़ा जादूगरी टाइप है। जादूगरियां भी हैं, हम जादूगरी वही हो गई पाजी। हॉरर, आई एम स्पिरिचुअल, इस पे मैसेज लिखा हुआ है। गुड गुड गुड। और स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि देखो कोई ना कोई तो दुनिया चला रहा है, ये तो नहीं है कि सब अपने दौड़ में भाग रहे हैं, तो कोई तो ऐसी एनर्जी है। मैं नहीं बोलूँगा कि ये धर्म का ये गुरु है जो चला रहा है। जितनी रिस्पेक्ट आप उस रिलीजन को देते हो जो आपका, जिसमें आपने जन्म लिया है, मुझे लगता है उतनी रिस्पेक्ट आप सबको करोगे ना, तो मतलब फिर आपका मैसेज सीधा जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि चक्कर क्या है कि बंदा वहाँ पे एक ही है। सही बात है। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। और जस्सी पाजी के शोज़, जस्सी पाजी की लाइफ से जुड़ने के लिए अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो, जाके फॉलो कर लो। भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो यार। बटन तो यहाँ पर ये इन्होंने अपना बोल देना है, अपना मैं पूरा बोल रहा था। इन्होंने अपना बोल देना है। यूट्यूब का गोल बटन यहीं स्क्रीन पे आ रहा है, और एक तेरा प्यार की वीडियो जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जाकर चेकआउट करो। और हम आपसे मिलते हैं ऐसी मजेदार पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक Bye. यू, See you. Like, लव यू, subscribe. Jai Shri Ram. जय श्री राम।